क्रिश बात करता हुआ एकदम साइको लग रहा था, उसकी नीली आंखें अंगार उगल रही थी। उसके इस रूप को देखकर डरी सहमी आशी ने बड़ी हिम्मत करके लड़खड़ाती जुबान में पूछा, लेकिन तुम मुझे अपने करीब क्यों रखना चाहते हो? क्यों तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते? आखिर चाहते क्या हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। मैं तुम्हें चाहता हूँ फायरफ्लाई, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो। और तुम्हें मेरी चाहत को पूरा करना होगा। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। कहते हुए क्रिश की नज़र आशी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जो पहले से ही डरी हुई आशी को और डरा रही थी। लेकिन मैं ही क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या नफरत करते हो? और अगर करते हो तो क्यों? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। आशी के सवालों से क्रिश परेशान भी था और उसके भोलेपन पर उसे प्यार भी आ रहा था। वो आशी के करीब जाकर उसके गालों पर अपने हाथ रखकर उन्हें सहलाते हुए बोला, नफरत नहीं है फायरफ्लाई, क्योंकि अगर नफरत होती तो अब तक तुम जिंदा नहीं बचती। मोहब्बत भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मोहब्बत करना आता ही नहीं। मुझे नहीं पता हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन जो भी है बहुत ही स्पेशल है। ये सुनकर आशी कुछ कहने ही वाली होती है कि क्रिश उसके होंठों पर अपना हाथ रख कर कहता है, बस इसके आगे कुछ मत पूछना फायरफ्लाई, क्योंकि इसके आगे मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, बिकॉज आई नीड यू। तुम चाहो या ना चाहो, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस प्यार भरी धमकी को सुनकर आशी सन रह गई। क्रिश ने अभी भी जिस तरह उसके गाल पकड़े हुए थे और जैसे वो उसे देख रहा था, वो एकदम साइको लग रहा था। क्रिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फिलहाल बहुत रात हो चुकी है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। आई एम श्योर आज का लेसन तुम सीख चुकी हो। अब ये गलती मत दोहराना। अगली बार मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, ट्रेलर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि पूरी पिक्चर का लाइव शो दिखाऊंगा। ऑक। कहते हुए क्रिश धीरे से आशी के होठों को प्यार से चूमता है और तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लेकर आशी से कहता है, बाय द वे टुडे आई हैव नॉट टच देम। मैं इन्हें छूना चाहता हूँ, स्क्वीज करना चाहता हूँ, कैन आई डू इट? कहते हुए क्रिश ने अपना एक हाथ आशी के सीने के पास लाया, लेकिन अभी तक छुआ नहीं। क्रिश की ये बात सुनकर आशी तो हैरान रह गई। वो तुरंत अपने हाथों से अपने सीने को कवर करते हुए गुस्से में बोली, तुम घटिया ठरकी इंसान, शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारी माँ या बहन ने तुम्हें लड़कियों से बात करने के तमीज नहीं सिखाई है क्या? नो डार्लिंग, माँ बहन दोनों नहीं है तो सिखाते कैसे? अब लगता है मेरे लिए गर्लफ्रेंड का इंतजाम हो गया है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे झेल पाओगी, क्योंकि मैं बहुत वाइल्ड हूँ। क्रिश आशी की बॉडी को लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बॉडी पर बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम इस लायक बन जाओ कि मुझे झेल सको माय फायरफ्लाई। ये बात आशी को बिल्कुल समझ नहीं आई। वो हैरान होकर बोली, मतलब कहना क्या चाहते हो? आशी के भोले भाले एक्सप्रेशन देखकर क्रिश मन ही मन अपने आप से बोला, क्या ये लड़की सचमुच इतनी इनोसेंट है कि मेरी इस बात का मतलब नहीं समझी? क्या ये सचमुच इतनी प्योर है कि इसे मेरे अलावा आज तक कभी किसी ने टच नहीं किया है? ये सोचते हुए ना जाने क्यों क्रिश को मन ही मन खुशी हो रही थी और अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार यह मुस्कान खतरनाक साइको वाली नहीं, बल्कि दिल में हो रही गुदगुदी वाली, एक अजीब से एहसास वाली थी, जिसका अंदाजा खुद क्रिश को नहीं था। क्रिश ने आशी के मासूम चेहरे को देखा और उसके दिल में अजीब सी फीलिंग डेवलप होने लगी। देखते ही देखते उसने झटके से आशी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आशी को क्रिश के इस मूव का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी बाहों में समा गई। क्रिश ने आशी को अपनी बाहों में समेटे हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा, मतलब अब तुम्हें धीरे धीरे कली से फूल बनना होगा फायरफ्लाई। मुझे पता है तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो, बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बहुत जल्द हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। आशी बड़े ध्यान से क्रिश को सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस इतना जानती थी कि क्रिश के करीब होने से उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह उछाल मार रहा है, उसकी सांसें भारी हो रही है और कुछ यही हाल क्रिश का भी था। आशी अपने दिल की फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। वह किसी तरह क्रिश के हाथों से खुद को छुड़ाते हुए उससे थोड़ा दूर होकर बोली, प्रैक्टिकल करेंगे मतलब? अगर तुम मेरे असाइनमेंट की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, इसलिए थैंक्स लेकिन नो थैंक्स हो। ऐसा कहकर आशी नाक सिकोड़ लेती है। क्रिश आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर हैरान था और उसकी क्यूटनेस से अट्रैक्टेड भी। आशी कुछ न कुछ बोलते जा रही थी और क्रिश उसके मुलायम होंठों को देखकर बस उसे खामोश करने के लिए उसके होठों से अपने होंठ जोड़ देता है और उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसे बेहिसाब चूमने लगता है। हैरान होकर आशी खुद को क्रिश की बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश को उसकी छटपटाहट में भी मजा आ रहा था। लिंडा के साथ या किसी भी और लड़की के साथ क्रिश जितना एग्रेसिव होता, उसका मजा उतना ही बढ़ जाता। क्रिश की पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी। वह धीरे धीरे अपने होश खो रहा था।
वह अब उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया था। वो आशी के सारे कपड़े फाड़कर उसके पूरे बदन पर अपने प्यार के दर्दनाक निशान दे देना चाहता था और आशी की दर्द भरी चीखों और सिसकियों से अपना मजा चौगुन करना चाहता था। लेकिन फिलहाल के लिए उसने ये सब करना ठीक नहीं समझा। वो मासूम भूली भली आशी को, जिसको आज तक किसी ने नहीं छुआ, वो उसकी खूबसूरती के रस को एक अलग तरह से चूसना चाहता था, बिल्कुल इत्मीनान से। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए लगभग 10 मिनट बाद आशी के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। अलग होते ही आशी कृष को गुस्से में घूर रही थी, लेकिन कृष तो उसके मासूम चेहरे में ही खोया हुआ था। अब उसे आशी के गुस्से पर भी प्यार आ रहा था। इस बात का एहसास शायद खुद कृष को भी नहीं था। कृष आशी के मासूम चेहरे को देखते हुए बड़े ही प्यार से उसके होठों को, जो इतनी जोर से चूमने के कारण और भी लाल हो चुके थे, अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, बहुत बोलती हो तुम फायरफ्लाई और बहुत मासूम हो, लेकिन अपनी इस मासूमियत का जाल मुझ पर मत बिछाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारी मासूमियत का दीवाना बन जाऊं, अपने आप को कंट्रोल कर लो, क्योंकि मेरी दीवानगी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। कृष बिना एक पल गवाए उस कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर अब वह एक पल भी वहां ठहरता तो वह खुद नहीं जानता कि वह क्या कर जाएगा। वह बस ये जानता था कि वह जितना ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा है, उतना ही आशी को पाने के लिए उसका मन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आखिरकार कृष वहां से चला गया। आशी को जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही वह कृष की बातों को सोचकर हैरान भी थी कि आखिर यह इंसान है क्या चीज। खुद भी कंफ्यूज है और उसे भी कंफ्यूज कर रहा है। आशी नाक चढ़ाकर और मुंह बनाकर उसे गाली देते हुए बोली, कुत्ता, कमीना, जानवर, जंगली सांड कहीं का, जब देखो तब मुंह उठाकर चला आता है। कान्हा जी, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, जो इस पागल अंग्रेज से मुझे मिलवा दिया? पागल, साइको कहीं का हो। इधर दूसरी तरफ कृष अपने आप में ही बेचैन उस कमरे से निकल के कार में जाकर बैठ गया। इस वक्त उसे अपने दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें उससे काबू नहीं हो रही थी। वह खुद नहीं जानता कि ये बेचैनी उसे क्यों हो रही है। बस इतना जानता है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये फीलिंग उसके लिए बहुत नई है। कृष अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से बोला, क्या हो रहा है मुझे? क्यों उसके करीब जाकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता? क्यों उसके करीब जाते ही उसे हासिल करने का दिल करता है? ये जानने के बावजूद कि मैं उसे एक पल में हासिल कर सकता हूँ, क्यों उसके साथ जबरदस्ती करने का दिल नहीं चाहता? क्यों ये दिल कहता है कि वह मेरे करीब आए अपनी मर्जी से? क्यों उसकी आंखों में नफरत देखकर दिल में दर्द होता है? क्यों हर खूबसूरत चेहरे को भूलकर मुझे सिर्फ वह चेहरा ही याद आता है? क्यों अब उसका ही ख्याल मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है? इतने सारे सवालों के बादलों में घिरे कृष के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंध गया, कहीं मुझे सचमुच तो उससे प्यार। सोचते ही वो कार में बैठा छटपटा सा गया और खुद को कहने लगा, नहीं, यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और मैं कमजोर नहीं हूँ। एक मामूली लड़की मेरी कमजोरी नहीं बन सकती। मुझे ताकतवर रहने के लिए अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना होगा। वो लड़की इतनी खास नहीं है, उससे भी हसीन चेहरे हैं मेरी दुनिया में, मुझे उसकी मासूमियत इफेक्ट नहीं कर सकती। मैं किंग हूँ किंग, और किंग एक लड़की का गुलाम नहीं बनेगा। वह एक मामूली जुगनू है और मैं अंधेरे का बादशाह। एक मामूली जुगनू सी लड़की मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला नहीं कर सकती। मुझे खुद को काबू करना होगा। किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई उसके खुद के विचारों में चल रहे द्वंद्व की लड़ाई होती है। कृष को शायद धीरे धीरे अपनी फीलिंग का एहसास हो रहा था, लेकिन वह अपनी फीलिंग को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। कृष झटके से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे फिर से आशी का आंसू भरा चेहरा नजर आने लगता है, जिसे याद करके उसका दिल पसीज जाता है। उसके दिल की बेचैन धड़कनें फिर से अपना काबू खोने लगती है। बस यूं ही कृष अपने आप से लड़ता हुआ अपने विला पहुंच चुका था। विला पहुंचते ही उसकी नजर राका पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कृष ने राका से पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं राका? आप विला से किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना गए थे किंग। आपकी सिक्योरिटी को कंफर्म किए बिना मैं कैसे सो सकता हूँ? आप एक माफिया हैं, हर वक्त हमारे दुश्मन आपको निशाने पर लेने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता आपको उस लड़की से मिलने जाना चाहिए, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है किंग। राका अपनी फिक्र जाहिर करता है, जिसे सुनकर कृष के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वह अपनी नीली आंखों से गुस्से में राका को घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे पता है कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है, किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। और खबरदार जो आज के बाद मुझे नसीहत देने की कोशिश की। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी किंग, लेकिन आपका खास आदमी होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखूं, और मैं अपनी जॉब ही कर रहा हूं। मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, दुश्मन आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन फिलहाल आप जिस तरह से बिना सिक्योरिटी के उस लड़की से मिलने जाते हैं, वह लड़की आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। मैंने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाली है और मुझे उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है।
अच्छा होगा आप उससे दूर रहे, हो सकता है वह पुलिस की स्पाई हो या हमारे दुश्मनों की भेजी जासूस। उस लड़की की डिटेल्स तुम ही तो मेरे पास लेकर आए थे और तुमने उसे पूरी तरह से क्लीन साबित किया था, तो अचानक तुम्हें वह स्पाई क्यों लग रही है? राका बेहद आत्मविश्वास के साथ बोला, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है किंग। आशी को जासूस कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या क्रिश को सचमुच होने लगा है प्यार? क्या सच में क्रिश को फंसाया जा रहा है? क्या आशी की मासूमियत और भोलापन सिर्फ एक दिखावा है? वह लड़की आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। मैंने उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकाली है और मुझे उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा होगा आप उससे दूर रहे, हो सकता है वह पुलिस की स्पाई हो या हमारे दुश्मनों की भेजी जासूस। ये सुनकर क्रिश हैरान रह गया। वॉट? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? उस लड़की की डिटेल्स तुम ही तो मेरे पास लेकर आए थे और तुमने उसे पूरी तरह से क्लीन साबित किया था, तो अचानक तुम्हें वह स्पाई क्यों लग रही है? राका बेहद आत्मविश्वास के साथ बोला, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है किंग। उस लड़की के घर के बाहर हमने 2 सस्पिशियस संदिग्ध लोगों को देखा है। इससे पहले कि हम उन्हें पकड़ पाते वह हमारे हाथ से निकल गए। हमने उनकी जानकारी निकालने की कोशिश की लेकिन फिलहाल हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि उस लड़की का बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर नहीं है। या तो कोई उसका बहुत बड़ा दुश्मन है या दोस्त जो उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। जब तक हम इस बारे में जान नहीं लेते हम उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरी मानिए तो आप उस लड़की से दूर ही रहिए। राका की बात सुनकर क्रिश कुछ पल अपने आप में कुछ विचार करता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी गंभीर और खतरनाक लग रहे थे। कुछ सोचने के बाद उसने रक से कहा, अगर तुम्हारी कही हुई बात सही है राका, और अगर वह कोई स्पाया है तो उस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इस बात के पूरे चांस है कि उस लड़की को खुद भी नहीं पता कि उसका कोई पीछा कर रहा है या मेरा कोई दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। उस लड़की की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम पर है। 24 घंटे उस पर नजर रखो और अगर तुम्हें कोई भी बात अनयूजुअल लगे तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। इज दैट क्लियर? और हाँ, इस बारे में उस लड़की को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ओके किंग, कहकर राका वहां से निकल जाता है। राका के जाने के बाद क्रिश अपने कमरे में आता है। वह जैसे ही बिस्तर पर बैठता है उसकी नज़र आशी के दुपट्टे पर पड़ती है। क्रिश आशी के दुपट्टे को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए खुद से बोला, अगर तुम्हारी मासूमियत एक छलावा है फायर फप्लाई और तुम कोई स्पाया हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मुझे धोखेबाजों से नफरत है। तुम चीज़ क्या हो ये तो मैं पता लगा कर रहूंगा। बस भगवान से दुआ करो तुम गलत साबित ना हो, वरना मैं खुद नहीं जानता तुम मेरी अंधेरी दुनिया में कहाँ गायब हो जाओगी। अपनी बात कहकर क्रिश खुद में बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। वह अपनी शर्ट के बटन खोलकर शार्ट सोफे पर फेंक कर एक सिगार लेकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। इस वक्त आसमान में पूरा चांद था जिसकी रोशनी उसकी मस्कुलर बॉडी पर पड़ रही थी। नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी, चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन थे। वह सिगार का कश लेते हुए अपने आप से बोला, अब तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं और उतावला हूँ फायरफ्लाई। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे आशी का मासूम चेहरा नजर आने लगता है। धीरे धीरे पूरी रात यूं ही बीत जाती है। क्रिश को पहले से ही नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए नींद तो उसकी आंखों में दूर दर तक नहीं थी। आशी के करीब रहकर उसे सुकून मिलता था, लेकिन राका की बताई बातों से आज वो सुकून भी खो चुका था। अगली सुबह आशी की नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज संडे है इसलिए वह थोड़ा देर तक सोई। समर सुबह उठते ही जॉगिंग के लिए चला गया था। वापस आकर उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया और तकरीबन 8 बजे आशी को जगाने के लिए उसके कमरे में गया। आशी उठ गई और फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने आई। ब्रेकफास्ट करते हुए वह दोनों बातें कर रहे थे, तभी समर ने आशी से पूछा, आशी तेरा कल का दिन कैसा रहा और तुझे यहाँ आकर कैसा लग रहा है? लगभग 1 महीना हो चुका है तुझे अमेरिका आए हुए। आशी ने मुस्कुराते हुए बताया, सब ठीक है, यहाँ कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त भी बने हैं और यहाँ के लोग भी ठीक ठाक है। तभी आशी की नज़र घड़ी पर पड़ी और वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, 9 बजे बज गए। समर के बच्चे, तू मुझे पहले नहीं जगा सकता था? समर हैरान होते हुए बोला, अरे लेकिन बात क्या है, तूने मुझे बताया ही नहीं कि तुझे जल्दी उठाना है। आशी जल्दी से कमरे की तरफ भागते हुए बोली, अरे मुझे जल्दी से रेडी होना है। मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए एक कॉफ़ी शॉप में बात की थी और आज मेरा पहला दिन है। इतना कहकर आशी जल्दी से कमरे में गई और अच्छे से रेडी होकर नीचे आई। समर हॉल में क्लीनिंग कर रहा था। उसकी नज़र जब आशी पर पड़ी तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आशी तू जॉब के लिए जा रही है या डेट के लिए? तू इन कपड़ों में जॉब पर जाएगी? समर की बात सुनकर आशी ने खुद को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैं इन्हीं कपड़ों में जॉब पर जाऊंगी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? समर ने मुस्कुराते हुए बताया, इन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है तू अपनी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी में जा रही है।
दरअसल आशी ने इस वक्त पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और हमेशा की तरह बालों की फ्रेंच चोटी और चेहरे पर बिखरे हुई कुछ लंठें, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। समर की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए बोली, अरे लेकिन मैं जॉब पर जा रही हूँ, वहाँ अच्छा लगना भी तो जरूरी है ना। आशी की मासूमियत देखकर समर हंसते हुए बोला, आशी यह हमारा इंडिया नहीं है, अमेरिका है। कम से कम तू जीन्स टॉप तो पहन, वह तुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जीन्स का नाम सुनकर आशी मुंह बनाते हुए बोली, चाहे इंडिया हो या अमेरिका, जो बात इंडियन कपड़ों में है वह अंग्रेजी कपड़ों में कहाँ है। मुझे तो यही पसंद है, इसलिए मैं यही पहनकर जाऊंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, पहले दिन लेट नहीं होना मुझे। कहकर आशी जल्दी से फ्लैट से बाहर निकल गई और बस स्टैंड पर आकर बस का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में आशी कॉफ़ी शॉप में थी, जहां उसने दिन भर बहुत अच्छे से काम किया। कार्तिक ने पर्सनली उसे कॉफ़ी बनाना और सर्व करना सिखाया। उसने अपनी कॉफ़ी शॉप की ऑफिशियल ड्रेस के रूप में आशी को सिर्फ एयरप्रिन दी थी, क्योंकि आशी ने उसे बताया था कि वह वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनेगी और कार्तिक को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाम को छुट्टी के वक्त कार्तिक ने उसे घंटों के हिसाब से पैसे दे दिए। यह आशी की मेहनत की पहली कमाई थी, जिसे लेकर आशी बहुत खुश थी। कार्तिक ने आशी को 8 घंटे के $25 दिए थे। आशी ने इन पैसों को जब इंडियन रुपए में कैलकुलेट किया तो उसे 2000 रुपये मिले थे, जो देखकर वह बहुत खुश थी, क्योंकि यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। भैया कल मेरा कॉलेज है, इसीलिए कल मैं थोड़ा देर से आऊंगी। यह मेरी लाइफ की पहली कमाई है, इसीलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आशी खुशी खुशी कार्तिक का धन्यवाद करके वहां से निकल गई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कार्तिक भी खुश था। आशी कॉफी शॉप से निकलकर बस स्टैंड की तरफ चल देती है। इस वक्त शाम के लगभग 7 बजे बज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन अमेरिका में चारों तरफ से लाइट जल रही थी, इसलिए दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं था। इस वक्त आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया था, बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। इस मौसम को देखकर साफ बताया जा सकता था कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। आशी की बस के आने में अभी टाइम है। आशी बस स्टैंड पर बैठकर सोच रही थी कि उसे इन पैसों को कैसे खर्च करना है। इस वक्त बस स्टैंड पर कुछ बच्चे भी थे, जो शायद अपनी कोचिंग पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी वहां बारिश होने लगती है। आशी बहुत खुश थी और ऐसे में बारिश होना उसे और खुश कर गया। आशी को बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। वह बिना इधर उधर देखे तुरंत बारिश में भाग गई और सड़क के किनारे बारिश में भीगने लगी। वह बाहें फैलाकर बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी और वहां बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगा। आशी ये गाना सुनकर झूम उठी, मानो ये गाना उसके लिए ही बज रहा हो। वो कभी अपने बालों को छूते हुए, कभी अपने आंचल को उड़ाते हुए और कभी अपनी आंखों से इशारे करते हुए मस्ती में नाचने लगी। वो बेफिक्र होकर अपनी खुशी को जाहिर कर रही थी। वो नाच नहीं रही थी, जबकि आशी डांस करने में बहुत ही अच्छी थी। वो बारिश में सिर्फ मस्ती कर रही थी और बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। वो पानी में उछल रही थी। उसके दिल की खुशी उसके चेहरे को देखकर ही बयां हो रही थी। आशी को मस्ती करता देख उसके आसपास बैठे बच्चे भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और आशी बच्चों के साथ बच्ची बनकर नाचने लगती है। आशी अपने आसपास के बच्चों को गोल गोल घुमाते हुए डांस कर रही थी। आसपास की पब्लिक भी आशी को देखकर रुक चुकी थी। कुछ लोगों ने तो उसे ज्वाइन भी कर लिया था। अब वहां का माहौल बहुत ही लाइट और खुशहाल हो गया था। जो लोग थक हार कर अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, वह लोग भी खुद को रिफ्रेश फील कर रहे थे। आशी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि सड़क के ऑपोजिट साइड एक रेड फरारी खड़ी है, जिसमें एक हैंडसम सा लड़का ना जाने कब से उसे निहार रहा है। उस लड़के की ब्राउन आइज है, गोरा रंग, आंखों तक आते हुए काले बाल, 6 पैक एब्स और हाइट 6 फीट। दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम, अट्रैक्टिव और डैशिंग। आंखों पर ब्लैक शेड्स, 3 पीस सूट और एक्सपेंसिव वॉच, साथ ही साथ चेहरे पर ढेर सारा एटीट्यूड। उस लड़के के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल है और वह भी पलकें झपकाए बगैर एकटक सिर्फ आशी को देख रहा है। वह चाहकर भी आशी से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। देखते ही देखते वह इंसान अपनी कार से निकलकर सड़क पार करते हुए आशी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और इस बात से अनजान आशी अपनी मस्ती में झूम रही है। गाना खत्म होते ही आशी उन बच्चों के साथ उछलकर जोर जोर से ताली बजाने लगती है। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट बना रहे थे। इधर दूसरी तरफ वह लड़का मदहोशी में आशी की तरफ बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसके आगे से एक बस निकली। उस बस के जाते ही वह अपने कदम दोबारा आशी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वह देखता है वहां आशी नहीं है। वह परेशानी से अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे आशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह पास में खड़े एक बच्चे से पूछता है, हे तुम्हारे साथ वो जो लड़की डांस कर रही थी वह कहाँ गई? बच्चा जवाब देता है, वह तो अभी अभी बस पकड़कर चली गई। क्या चली गई? लेकिन कहाँ? वह तो मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह बच्चा वहां से भाग जाता है। वह हैंडसम लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कौन हो तुम मिस क्यूटी? आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्द होगी। कहते हुए वह लड़का अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है।
हेलो लकी, मुझे एक लड़की की डिटेल चाहिए, नाम पता कुछ नहीं मालूम, बस इस वक्त हाईवे 89 पर खड़ी थी, जल्द से जल्द पता लगाओ। फिर वो फ़ोन कट करके मोबाइल वापस पॉकेट में रखते हुए अपने आप से कहता है, अब तुम मेरी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं हो मिस क्यूटी। हेलो लकी, मुझे एक लड़की की डिटेल चाहिए, नाम पता कुछ नहीं मालूम, बस इस वक्त हाईवे 89 पर खड़ी थी, जल्द से जल्द पता लगाओ। फिर वो हैंडसम लड़का फ़ोन कट करके मोबाइल वापस पॉकेट में रखते हुए अपने आप से कहता है, अब तुम मेरी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं हो मिस क्यूटी। बारिश होने के कारण अमेरिका की सड़कों पर ट्रैफिक हो गया, जिसके कारण आशी रात को 9 बजे घर पहुंची। घर आकर वह अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर नाइट ड्रेस में धोती स्टाइल सलवार और एक लॉन्ग टी शर्ट पहन ली। आशी के बाल गीले थे इसलिए उसने खुले ही छोड़ दिए थे। आशी कुछ डिनर बनाने के लिए नीचे रसोई में आई तो वहां डिनर पहले ही रेडी था और उस पर एक नोट चिपका हुआ था, मेरा प्यारा आशु आज पहली बार जॉब पर गया था इसलिए थक गया होगा। डिनर रेडी है, खाकर आराम करो, मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने कुछ दोस्तों के पास जा रहा हूँ। इस नोट को पढ़कर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह रसोई की स्लैब पर ही बैठकर खाना खाने लगी और मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, ये समर कितना अच्छा है, भगवान ऐसा दोस्त सबको दे, लेकिन सबसे पहले मुझे दे, थैंक यू समर। आशी ने खाना खाकर सभी बर्तन धो दिए और अपने कमरे में सोने चली गई। इस वक्त रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। आशी कमरे में आकर दरवाजा लॉक करके जैसे ही सोने के लिए गई, अचानक उसके दिल में क्रिश का ख्याल आया। आशी ने अपने आप से कहा, वह चोर रोज कमरे में कैसे आ जाता है, मेरे कमरे का लॉक तो ठीक है। कहते हुए आशी बार बार लॉक चेक कर रही थी। लॉक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह कमरे में आ कैसे जाता है, कहीं वह कोई भूत तो नहीं। अरे मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, वह इंसान ही है, कमीना कहीं का, कहीं आज फिर ना आ जाए। आशी यूं ही डरते हुए बिस्तर पर लेट जाती है और थकान के कारण उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आज रात क्रिश आशी से मिलने नहीं आया क्योंकि उसे अपनी माफिया डीलिंग के लिए कहीं जाना था, लेकिन रह रहकर उसके दिल में बार बार आशी का ख्याल आ रहा था, जिसे याद करके वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वह चाहकर भी अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बस किसी तरह ये रात बीत गई। अगली सुबह आशी उठकर फ्रेश होती है और कृष्ण जी की आरती करने के बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करके खुद ब्रेकफास्ट कर लेती है। समर रात को देर से आया था इसलिए आशी ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। समर आशी के कॉलेज में उसका सीनियर है, लेकिन उसके लेक्चर 2 घंटे बाद शुरू होते हैं, इसलिए वो कुछ देर आराम कर रहा था। आशी उसे डिस्टर्ब किए बिना पूरी तरह रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आज आशी ने लाइट ब्लू कलर का सूट और येलो कलर का पटियाला पहन रखा था, साथ में दुपट्टा और बालों को खुला छोड़ रखा था, कानों में झुमके और हाथों में छिनकती चूड़ियां। हमेशा की तरह वह फुल इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर कॉलेज गई। उस पटियाला सूट में वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कॉलेज के मेन गेट से एंटर करके आशी अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। उसके हाथों में कुछ असाइनमेंट थे जिन्हें सबमिट करना था। आशी उन पेपर्स को काउंट कर रही थी ताकि कोई कमी ना रह जाए। उसका पूरा ध्यान पेपर में था। वह सीधे रास्ते चल ही रही थी कि तभी अचानक वह किसी से टकरा गई और उसके पेपर जमीन पर बिखर गए। टकराने के कारण उसके माथे पर थोड़ी चोट भी लग गई क्योंकि वह जिस इंसान से टकराई थी वह काफी हटाकटा था। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, मेरे पेपर, कहते हुए आशी अपने सर को सहलाते हुए जल्दी से पेपर उठाने लगी। रात की बारिश के कारण कॉलेज का ग्राउंड गिला था, इसीलिए आशी जल्दी जल्दी पेपर बटोरते हुए और सामने वाले इंसान को देखे बिना डांट कर बोली, आंखों की जगह चेहरे पर बटन चिपका रखे हैं क्या, जरा देख कर चला करो, सारे पेपर खराब कर दिए, गई मेरी मेहनत पानी में। कहते हुए आशी ने रोनी सी सूरत बनाकर मुंह बना लिया। इस वक्त आशी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। सामने खड़ा इंसान तो बस आशी की क्यूटनेस को ही देख रहा था। वह चाहकर भी अपनी नजर आशी से नहीं हटा पा रहा था, लेकिन फिर आशी को परेशान देखकर वह बोला, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे पेपर खराब हो गए, क्या वाहियात सवाल है, फर्श गिला है तो पेपर तो खराब होंगे ही ना, देख कर चला करो बेवकूफ कहीं के। कहते हुए आशी ने जैसा कि अपनी नजर उठाकर देखा, वह हैरान रह गई। उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाला लगभग 6 फुट का इंसान था। गोरा रंग, भूरी आंखें और चेहरे पर बहुत सारा एटीट्यूड। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पेंट में वह किसी मॉडल की तरह लग रहा था। उसके पीछे ब्लैक सूट पहने लगभग 4-5 बॉडीगार्ड भी थे। उस लड़के का ऑरा देखकर ही पता चल रहा था कि वह कोई बहुत अमीर शख्स है। आशी कुछ पल के लिए तो उसे निहारती रह गई और वह इंसान भी आशी को ही देख रहा था, लेकिन अगले ही पल आशी ने खुद को संभाला और वहां से जाने लगी। तभी वह इंसान उसे पीछे से आवाज देते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है और कौन सी क्लास में हो तुम। उस इंसान की बात सुनकर आशी बिना पीछे मुड़े जवाब देती है, नाम जानकर क्या करोगे। जिस पर वह इंसान एटीट्यूड के साथ बोला, मेरे कारण तुम्हारा असाइनमेंट खराब हुआ है, अपना नाम बताओ ताकि मैं प्रोफेसर से बात कर सकूं। नो थैंक्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कह के आशी दूर से आते हुए जॉश और कैथी को देखकर उनके पास चली गई।
वह इंसान आशी का एटीट्यूड देखकर हैरान था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। ये बात कहीं ना कहीं उसके ईगो पर लग गई। वह अपने आंखों से ब्लैक शेड्स हटाते हुए आशी को देखते हुए बोला, कब तक भागोगी मुझसे? मिस क्यूटी, आई लाइक योर एटीट्यूड, अब तुम्हें सेट करने में और भी मजा आएगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। लकी, उस लड़की के बारे में पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे उसके बारे में सब पता चल जाएगा। कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया और वहां से चला गया। इधर आशी जॉश और कैथी के पास आए और उन्हें देखकर परेशान हो गई। जॉश और कैथी के चेहरे पर थोड़ी बहुत खरोंचें लगी थी और उनकी बॉडी पर जगह जगह बैंडेज लगी हुई थी। तभी वहां नताशा भी उन लोगों के पास आई। वह परेशान होकर जॉश और कैथी को देखते हुए बोली, अरे जॉश, कैथी, यह क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों को यह चोटें कहाँ से लगी? कैथी ने जवाब दिया, अरे क्या बताऊं यार, सैटरडे लेट नाइट पार्टी से मैं और जॉश वापस आ रहे थे, तभी एक ट्रक ओवरटेक करते हुए हमारे बहुत पास से गुजरा। उससे बचने के लिए जॉश ने अपनी बाइक साइड में घुमा दी और बाइक डिसबैलेंस हो गई। वह तो अच्छा हुआ उस वक्त हाईवे पर ज़्यादा गाड़ी नहीं थी, इसलिए हम लोगों को छोटी मोटी चोट ही लगी। ओ अच्छा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ठीक है कैथी, जॉश, तुम लोग अपना ख्याल रखना, नताशा ने कहा। आशी भी खड़े होकर उन लोगों की बातों को सुनकर गिल्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये कोई नॉर्मल दुर्घटना नहीं है, बल्कि कृष्ण ने ये जानबूझ के करवाया था। कहीं ना कहीं आशी इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझने लगी थी। अब उसे कृष्ण को याद करके बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी। खैर, बात करते करते वह लोग क्लासरूम में आ चुके थे और प्रोफेसर आकर क्लासरूम में लेक्चर ले रहे थे। तभी लेक्चर के बीच क्लास में कोई इंसान बड़े ही एटीट्यूड के साथ दाखिल हुआ। उस इंसान का ऑरा ही इतना भयंकर था कि प्रोफेसर भी कुछ नहीं कह पाए, बल्कि उस इंसान को देखकर प्रोफेसर के माथे पर पसीना आने लगा, जिससे वह अपने रुमाल से पोंछने लगे। उस इंसान को क्लासरूम में आने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे देखकर सभी रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो गए। ये देखकर आशी हैरान थी, आखिर यह इंसान है कौन, जिसे देखकर हर कोई उसके सम्मान में खड़ा हो गया। जॉश और कैथी भी जल्दी से खड़े होते हुए नताशा और आशी को साथ में खड़े होने का इशारा करने लगे, लेकिन नताशा और आशी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्यों इस इंसान के लिए खड़े हो। दोनों ने परेशान होते हुए एक साथ पूछा, अरे लेकिन यह है कौन? जॉश ने जल्दी से आशी का हाथ पकड़ा और कैथी ने नताशा का, और दोनों को खड़ा करते हुए वो धीरे से बोले, अरे अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी खड़ी हो जाओ और ज़्यादा सवाल मत पूछो। अब उन दोनों के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वह दोनों भी खड़ी हो गईं। अपनी क्लासरूम में अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट और सभी स्टूडेंट के दिल में अपना डर देखकर वह इंसान मन ही मन खुश हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर कातिल मुस्कान के साथ क्लासरूम के अंदर कदम बढ़ा दिए और धीरे धीरे आशी की तरफ आने लगा। आशी उस इंसान को देखकर हैरान थी। ये वही इंसान था जिससे थोड़ी देर पहले आशी टकराई थी। आशी उसे हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगी। वह इंसान भी आशी के कंफ्यूज चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आशी ने देखा कि वह उसकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन तभी वह इंसान आशी के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही सभी स्टूडेंट धीरे धीरे बैठने लगे और प्रोफेसर ने अपना लेक्चर शुरू किया। लेक्चर के बीच बार बार आशी के मन में यही आ रहा था कि यह इंसान आखिर है कौन, जिसके लिए सभी ने अपनी सीट छोड़ दी और प्रोफेसर भी डर गए। वहीं दूसरी तरफ वह इंसान टेबल पर अपने दोनों पैरों को फैलाकर पीछे की तरफ बैंड होते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था, मानो वो वहां का गुंडा हो। उसके पैरों में काले लेदर शूज ब्लैक बोर्ड की तरफ थे। ये सब देखने के बाद भी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस इंसान को टोक सके। उस इंसान का यहाँ रहना पूरी क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अपने दोनों पैरों के बीच से सिर्फ आशी को ही देख रहा था, क्योंकि वह आशी के पीछे ही बैठा था। आशी को इस बात का एहसास नहीं था। उस लड़के की नज़र बार बार आशी के बालों और उसके गालों को चूमती उसकी लिटों पर जा रही थी। फिर उसकी नज़र आशी के झुमकों पर गई। हाथों में पहनी हुई चूड़ियों ने जब उसका ध्यान खींचा तो धीरे धीरे उसकी नज़र आशी की पीठ से होते हुए उसकी कमर पर जा टिकी। आशी की बॉडी के कर्व्स को देखकर वह ठंडी आहें भरने लगा। देखते ही देखते लेक्चर खत्म हो गया और प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा करने के लिए कहा। असाइनमेंट का नाम सुनकर आशी परेशान हो गई, क्योंकि उसका असाइनमेंट खराब हो चुका था। नंबर आने पर आशी ने प्रोफेसर को बताया कि उसका असाइनमेंट खराब हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर को ये लगा कि आशी बहाना बना रही है, इसलिए उन्होंने उसे डांटते हुए लहजे में कहा, मिस आशी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, फालतू के बहाने बनाने पर नहीं। अब आपको कल डबल असाइनमेंट बनाकर लेकर आना होगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन सर, मैं झूठ नहीं। आशी आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही प्रोफेसर ने उसकी बात काट के कुछ कहना चाहा।
इतने में प्रोफेसर की बात करते हुए एक कर्कश आवाज उस क्लासरूम में गूंज गई, बस बहुत हो गया प्रोफेसर, ये सच बोल रही है, वह असाइनमेंट बनाकर लाई थी लेकिन मैंने खराब कर दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। इस आवाज को सुनते ही प्रोफेसर के माथे से पसीना टपकने लगा और वह कांपती हुई सी आवाज में बोला, आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना, मुझे पता नहीं था। मिस आशी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको दूसरा असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी हैरान थी, वह उस लड़के की तरफ हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी आखिर ये लड़का चीज क्या है जिससे पूरी क्लास तो क्या प्रोफेसर भी इतना डर रहे हैं। आशी अभी इस सोच में ही डूबी हुई थी कि वो इंसान खड़ा होकर धीरे धीरे आशी की तरफ आने लगा। ना जाने क्यों उस इंसान के ऑरा से आशी को कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी। उसे अपनी ओर आता देखकर आशी बिना इधर उधर देखे झट से क्लासरूम से निकल गई। आशी के साथ नताशा, कैथी और जॉश भी निकल गए। फिर कुछ देर बाद सभी कैंटीन एरिया में बैठे थे, तभी उन लोगों को समय और अथर्व ने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि यह सबके ब्रेक का टाइम था। आशी ने जॉश और कैथी से पूछा, कैथी यार वह कौन था जिसे देखकर प्रोफेसर इतना डर रहे थे और तुम सब लोग भी डर के मारे खड़े हो गए थे? ना जाने क्यों वह इंसान मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी समर और अथर्व हैरान होते हुए एक साथ बोले, तुम किसकी बात कर रही हो? कैथी ने उन दोनों को देखते हुए बताया, और कौन हो सकता है? युवान खन्ना। वॉट? युवान खन्ना वापस कॉलेज आ गया? अथर्व ने शॉक होते हुए कहा। उसका चेहरा इस तरह पीला पड़ गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वॉट? युवान खन्ना वापस कॉलेज आ गया? अथर्व ने शॉक होते हुए पूछा। इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था वह इंग्लैंड चला गया है, तो फिर अचानक वापस कैसे? अथर्व का शॉक रिएक्शन देखकर वहां बैठे उसके सभी दोस्त हैरान थे। तभी नताशा ने अथर्व से पूछा, क्या बात है भाई, आप युवान खन्ना का नाम सुनकर इतना शॉक क्यों हो गए? शॉक होने वाली बात है नट्टू, क्योंकि युवान खन्ना कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही अमीर बाप का बिगड़ा हुआ रईस से ज़्यादा है। वह लोग सुपर पावरफुल हैं, कहने को तो वह लोग इंडियन है लेकिन उनकी नेशनलिटी अमेरिकन है। उसका बाप बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। सुना है वह इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने वाला है और उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वह माफिया वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। युवान खन्ना उसका इकलौता बेटा है और अपने बाप की पोजीशन का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाता है। वह हर किसी को अपने पैरों के नीचे झुकाना चाहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है नट्टू की उसकी फैमिली की हमारी फैमिली से दुश्मनी है। अथर्व के मुंह से ये सुनकर वहां बैठे सभी दोस्त हैरान थे, खासकर से नताशा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अथर्व ने नताशा को समझाते हुए बोला, यही कारण था कि मॉम डैड हम दोनों को पढ़ाई के लिए यहाँ अमेरिका नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि मॉम डैड को पता था युवान खन्ना इस कॉलेज में पढ़ता है। इनफैक्ट उसके डैड इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं, इसलिए कॉलेज का लगभग हर इंसान उससे डरता है। ऐसा कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं है जो उसकी फैमिली नहीं करती, लेकिन फिर भी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे डर इस बात का है अगर मॉम डैड को पता चला युवान यहाँ वापस आ चुका है तो कहीं हम लोगों को वापस नीदरलैंड ना जाना पड़े। हैरान हुई नताशा अथर्व से पूछती है, युवान खन्ना की फैमिली और हमारी फैमिली की क्या दुश्मनी है भाई, जो मॉम डैड हमें उसके आसपास भी नहीं रहने देना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता नट्टू, बस मैं इतना जानता हूँ कि ये दुश्मनी सालों पुरानी है। मुझे जल्द से जल्द मॉम डैड को इस बारे में बताना होगा, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो जाए और मॉम डैड हम पर गुस्सा करें। ये बात सुनकर नताशा परेशान होते हुए बोली, प्लीज़ भाई आप मॉम डैड को कुछ मत बताना, वरना वह लोग हमें वापस नीदरलैंड बुला लेंगे। मैं अपने करियर और दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ भाई कुछ कीजिए। इस पर अथर्व ने नताशा के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी नट्टू, मुझे इस बारे में मॉम डैड को बताना ही होगा क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों में से किसी ने भी युवान खन्ना से किसी तरह की कोई बदतमीजी या दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ाया? क्योंकि उसके साथ ना दोस्ती भली ना दुश्मनी। ये सुनकर कैथी, जॉश और नताशा ने एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहा, नहीं हम में से किसी ने भी उससे बात नहीं की। अथर्व ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग उससे दूर ही रहना प्लीज़। मैंने सुना है वह बहुत ही सरफिरा इंसान है। अथर्व की बात सुनकर आशी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए किसी शरीफ स्टूडेंट की तरह अपना हाथ हवा में उठाते हुए बोला, लेकिन अथर्व भाई मुझसे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जी। आशी के मासूम चेहरे पर डर देखकर अथर्व ने हैरान होते हुए पूछा, क्या गलती हुई है आशी, जल्दी बताओ। जी, वो सुबह मैं अपने असाइनमेंट को लेकर आ रही थी, तभी मेरी उससे टक्कर हो गई थी और मेरा पूरा असाइनमेंट गीले फर्श पर गिर गया तो मैंने गुस्से में आकर उसे बस 2-4 बातें सुना दी। ये बोलकर आशी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और दोनों आंखें डर के मारे बंद कर ली, क्योंकि वह जानती थी कि अब सभी उस पर चिल्लाने वाले हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है। सभी एक साथ चिल्लाते हैं, वॉट? ये सुनकर कैंटीन में बैठे सभी लोगों की नज़र इनके टेबल पर आ गई। सभी को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अथर्व थोड़ा नॉर्मल होते हुए आशी से बोला, अरे आशी क्या किया तूने बच्चे?
तुझे पंगा लेने के लिए कोई और नहीं मिला। तू नहीं जानती तूने क्या कर लिया है। वह इंसान एकदम सरफिरा है, पूरा पागल। कब क्या कर जाता है किसी को नहीं पता। उसकी दुश्मनी तो छोड़ो, वो दोस्ती या भरोसे के भी काबिल नहीं है। एक नंबर का जल्लाद है। एक बार एक लड़के से गलती से उसके ऊपर पानी गिर गया तो उसने उस लड़के को इसी कॉलेज के स्विमिंग पूल में डुबोकर मरवा दिया। इस बारे में पुलिस को भी सब पता था लेकिन किसी ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये बात सुनकर आशी की सांस अटक गई और उसके सभी दोस्त भी काफी डरे हुए थे। समर भी काफी डर रहा था लेकिन किसी तरह वह आशी के चेहरे को देखकर अथर्व को डांटते हुए बोला, कम ऑन अथर्व, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, प्लीज बेचारी को इतना मत डराओ। ये भी हो सकता है उसने इस बात पर ज्यादा गौर ना किया हो। खैर, जो हो गया सो हो गया, अगर वह इस बारे में आशी से कुछ कहेगा तो आशी उससे माफी मांग लेगी। बस बात खत्म। समर की बात सुनकर अथर्व ने आशी के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। सिर्फ वही नहीं, नताशा और कैथी भी डरे हुए थे। नताशा के ऊपर तो फिर भी उसके भाई का हाथ था लेकिन आशी के पीछे कोई नहीं था और अनजाने में आशी ने उस पागल से पंगा ले लिया। आशी का डरा हुआ चेहरा देखकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है उसने इस बात पर ज्यादा गौर ना किया हो। आशी तुम डरो मत, मैंने जो भी बातें कही वह सिर्फ कानों सुनी बातें हैं, देखी नहीं है। हो सकता है लोगों ने मिर्च मसाले लगाकर इस बात को कहा, वह सच्चाई कुछ और हो। और वैसे भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई कहाँ है ना तुमने मुझे, तो अपने भाई पर भरोसा रखो। अथर्व की बात सुनकर आशी उम्मीद भरी नजरों से अथर्व को देखते हुए बोली, सच भाई, आप हो मेरे साथ। अथर्व भी मुस्कुराते हुए आशी के सर पर हाथ सहलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मेरे बच्चे। अथर्व का हाथ अपने सर पर महसूस करके आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। ना जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना उसके सर पर हाथ रखकर कह रहा है कि मैं हूं ना। ना जाने क्यों अथर्व और नताशा के पास आशी को एक अपनेपन का एहसास होता था। अथर्व का हाथ अभी आशी सर पे ही था कि तभी कैंटीन में युवान खन्ना बड़े ही एटीट्यूड के साथ आकर आशी के पीछे वाली टेबल पर बैठ गया। उसके बैठने का डायरेक्शन कुछ इस तरह था कि वह आशी के टेबल के राइट हैंड साइड एक बड़े से गोल टेबल के पास बैठा था और तिरछा होकर बड़े ही आराम से आशी को देख सकता था। हालांकि आशी की पीठ उसकी तरफ थी लेकिन वह आशी को आराम से देख सकता था। युवान ने कैंटीन में आते ही देखा अथर्व का हाथ आशी के सर पर था और ना जाने क्यों उसे जलन होने लगी। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसने लगा। तभी कैंटीन ऑनर दौड़ते हुए युवान के पास आया और बड़े ही पोलाइट तरीके से झुककर युवान का ऑर्डर मांगा। युवान ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ आशी को देखते हुए कैंटीन ऑनर को ऑर्डर दिया। फिर उसने अपने एक गार्ड को इशारे से अपने पास बुलाया, जिसे देखकर गार्ड तुरंत युवान के पास आया। युवान ने अपने गार्ड को आशी और उसके सभी दोस्तों की डिटेल निकालने के लिए कहा। उसकी नज़र गॉगल्स के अंदर से सिर्फ आशी पर ही थी। अथर्व और उसके दोस्तों को भी पता था कि वहां युवान आ चुका है, लेकिन वह लोग इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्होंने युवान को देखा ही नहीं है। वह लोग बहुत ही शांत तरीके से इधर उधर की बातें कर रहे थे। अथर्व अपनी तिरछी नजरों से इस बात पर गौर कर रहा था कि युवान की नज़र लगातार आशी पर ही है। कहीं ना कहीं अथर्व के दिल में आशी की सेफ्टी को लेकर एक डर बैठ गया था। वो जानता है आशी बहुत ही मासूम और भोली लड़की है और अथर्व ने उसे अपनी बहन माना है। अब नताशा के साथ साथ उसे आशी की भी फिक्र रहती है। अथर्व युवान की नज़रों को पढ़ नहीं पा रहा था लेकिन इतना तो जानता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वह साथ बैठे अपने दोस्तों को कैजुअली बोला, हमारा लंच तो हो गया, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अथर्व की बात मानकर सभी लोग जैसे ही उठने को हुए तभी अचानक कैंटीन ऑनर बहुत सारा खाना, कोल्ड ड्रिंक, जूस, चॉकलेट और स्नैक्स आशी के टेबल पर ले आया, जिसे देखकर आशी हैरान होते हुए बोली, अरे ये किसका ऑर्डर है? हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। नताशा, कैथी, जॉश, समर, अथर्व, भैया आप में से किसी ने ऑर्डर किया है क्या? आशी की बात सुनकर सभी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं हम में से तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया, शायद किसी और का ऑर्डर गलती से आ गया है। ये सुनकर आशी कैंटीन ऑनर से बोली, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, आप इसे ले जाइए, ये किसी और का ऑर्डर है, कुछ कंफ्यूजन हुआ है शायद। जवाब में कैंटीन ऑनर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, नो मैडम कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है, ये ऑर्डर आपके लिए ही दिया गया था। ऑर्डर दिया गया था, पर किसने दिया? कहते हुए आशी हैरानी से कैंटीन ऑनर को देख रही थी। तभी ऑनर ने युवान खन्ना की तरफ इशारा किया। उसके इशारे की दिशा में सभी ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो हैरान हो गए। युवान खन्ना चेहरे पर एटीट्यूड वाली स्माइल लेकर आशी को ही देख रहा था, जिसे देखकर आशी और बाकी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कैथी ने डरते हुए आशी से कहा, आशी तू तो गई यार, वह पहले तुझे खिला रहा है, बाद में तुझे बलि के बकरे की तरह कटेगा। समर ने हैरान होते हुए अथर्व से कहा, आखिर यह युवान करना क्या चाहता है? तभी आशी ने झुंझलाकर कहा, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। आशी की इस बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर अथर्व और समर ने जैसे ही उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक आशी अपने हाथों में खाने की ट्रे को लेकर युवान खन्ना की तरफ चल दी थी।
आशी ने युवान के सामने आकर बड़े ही मासूमियत से पूछा, ये सब आपने ऑर्डर किया है? यस, मैंने ऑर्डर किया है। युवान खन्ना ने बड़े ही एटीट्यूड में जवाब दिया, जिस पर आशी ने ट्रे को युवान के टेबल पर रखते हुए बोला, क्या मैं जान सकती हूँ अगर यह खाना आपने ऑर्डर किया है तो अपनी टेबल पर क्यों नहीं मंगाया? क्योंकि इसे मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, इसलिए तुम्हारे टेबल पर भिजवाया। युवान ने बड़े ही सॉफ्ट तरीके से कहा। आशी ने भी एक नकली सी स्माइल के साथ पूछा, क्या मैं इस एहसान का कारण जान सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे असाइनमेंट को खराब कर दिया था, उसका कंपनसेशन। ओ कंपनसेशन, पर उसे तो आपने ठीक कर दिया ना, प्रोफेसर से मेरी जान छुड़ाकर, तो अब इस कंपनसेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आप ही रख लीजिए, आप ही खा लेना, कहकर आशी वहाँ से जाने लगी। तभी युवान ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, इसे तो तुम्हें लेना ही होगा, क्योंकि युवान खन्ना दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। युवान की ये बात सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए। वह पलटी और युवान खन्ना की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ अपना सर झटकते हुए बोली, मैं भी यूं ही किसी से फेवर नहीं लेती, और वैसे भी मैंने खाना खा लिया है, आप ये खाना किसी और को दे दीजिए, आपने मुझे कंपनसेट करना चाहा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात, थैंक यू। कहकर आशी एक बार फिर जाने लगी। उसके सभी दोस्त हक्के बक्के खड़े देख रहे थे। कुछ देर पहले की डरी हुई आशी ने जिस बेबाकी से जवाब दिया है, वो हिम्मत है या बेवकूफ़ी, उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आशी की बात सुनकर युवान खन्ना का चेहरा सर्द हो गया। उसे गुस्सा आने लगा, आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी दी हुए चीज़ को ना कहने की। उसने आशी पर गरजते हुए कहा, आई सेड इस खाने की ट्रे को लेकर जाओ, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। युवान की बात सुनकर आशी दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, ओफो क्या मुसीबत है यार, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आशी पलटकर युवान को प्यार से बोली, अरे लेकिन मैंने खाना खा लिया है, अब भरे हुए पेट में दोबारा कैसे खाऊं? खुद ही सोचो, अगर तुमने खाना खा लिया हो और मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम एक बार खिला कर तो देखो, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। युवान ने आशी की आंखों में आंखें डाले, मुस्कुराकर कहा, क्या क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि युवान ने अपने शब्दों को बहुत धीमी सी आवाज में कहा था। फिर आशी ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रखती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। कहते हुए आशी मटकती हुए आए और उस फूड ट्रे में से एक चिप्स का पैकेट और एक चॉकलेट उठाकर मुंह बनाकर युवान खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, देखो मैंने तुम्हारा गिफ्ट ले लिया ना, अब इस बात को खत्म करो और बाकी खाना अपने लोगों को खिला दो, या तुम खुद खा लेना। औक कूल, आशी मुस्कुरा के बोली और चॉकलेट के पैकेट को अपने दांतों से फाड़ते हुए वहां से निकल गई। आशी का एटीट्यूड और उसकी क्यूट हरकतें देखकर युवान खन्ना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आशी का मुंह बनाकर बात करना, बाल झटकन, उसकी मासूमियत, भोलापन और साथ ही उसका एटीट्यूड और इन सब के साथ उसकी समझदारी और आत्मसम्मान, उसकी हर अदा निराली थी। ये सब देखकर युवान आशी को पाने के लिए और भी बेताब हुए जा रहा था। देखो मैंने तुम्हारा गिफ्ट ले लिया ना, अब इस बात को खत्म करो और बाकी खाना अपने लोगों को खिला दो, या तुम खुद खा लेना। औक कूल, आशी मुस्कुरा के बोली और चॉकलेट के पैकेट को अपने दांतों से फाड़ते हुए वहां से निकल गई। युवान और आशी की पूरी बातें उसके दोस्तों को ठीक से सुनाई नहीं दी, लेकिन वह सब आशी का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान थे और मन ही मन डर रहे थे कि ये लड़की कहीं कुछ गड़बड़ ना कर आए। समर उसे बचपन से जानता था, आशी बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती थी। तभी आशी उन लोगों के पास मुस्कुराते हुए आए और बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। ये सुनकर नताशा हैरान होते हुए बोली, लेकिन तूने उससे बात क्या की, और उसने वह सब यहाँ क्यों भेजा था? इस पर आशी ने मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट नकाशा को देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, हम लोग तो खामखा डर रहे थे, वह तो बहुत अच्छा लड़का है। उसने सुबह जो मेरा असाइनमेंट खराब कर दिया था ना, बस उसी के कंपनसेशन के रूप में मेरे लिए कुछ करना चाह रहा था, पर मैंने तो साफ मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन वह माना ही नहीं, जिद पर उतर आया। अब तुम लोग तो जानते ही हो मैं कितनी बड़ी दिलवाली हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती, इसलिए मैं उसके फूड आइटम से यह चॉकलेट और चिप्स लेकर आ गई ताकि उनके मन को ठंडक पड़ जाए। आशी की बात सुनकर समर, नताशा और कैथी खुश होते हुए बोले, वाह तूने तो बहुत अच्छा किया आशी, हमें तो डर था कि तू कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया है क्या? मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मैं उसे बार बार मना करती तो वह इस बात को ईगो पर ले लेता, और किसी से दुश्मनी लेने का क्या फ़ायदा है? हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती, यही सोचकर मैंने बात संभाल ली। ऐसा कहकर आशी आंख मारती है और फिर कहती है, अच्छा अब चलो, लेक्चर का टाइम हो गया। सभी कैंटीन से बाहर निकलते हैं और आशी की नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी, जो कॉलेज की तरफ से एक डांस कंपटीशन का नोटिस था, जिसे पढ़कर आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खुशी से उछलते हुए बोली, अरे दोस्तों, ये देखो नोटिस पर क्या लिखा हुआ है, 3 दिन बाद हमारे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन है और जीतने वाले स्टूडेंट को 3 साल की स्कॉलरशिप और $2000 दिए जाएंगे।
वाह दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं भी इस कंपटीशन में भाग लूंगी। आशी की एक्साइटमेंट देखकर समर ने मुंह बनाते हुए कहा, आशी तू इस डांस कंपटीशन में भाग कैसे लेगी? कैसे लूंगी मतलब? जैसे सब लेते हैं वैसे लूंगी। अरे पगलेट, मेरे कहने का मतलब है यह एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन है जो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट करने वाले हैं। यहाँ नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और तुझे तो इंग्लिश डांस आता ही नहीं। यहाँ तेरा बॉलीवुड सॉन्ग नहीं चलेगा। समर की बात सुनकर आशी मुंह बनाकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा और तुझसे किसने कहा कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करने वाली हूँ? मैं यहाँ अपने इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म कथक करूंगी और तू तो जानता है मैं उसमें बेस्ट हूँ। अरे वाह, तो ठीक है, लेकिन इसमें दो डांस परफॉर्मेंस होने वाली है, पहला सिंगल और दूसरा कपल डांस। सिंगल तो तू कर लेगी, लेकिन कपल के लिए पार्टनर कहाँ से लाएगी? आशी हैरत में पड़ गई, सही कह रहे हैं, मैं पार्टनर कहाँ से लाऊंगी? और 3 दिन में तैयारी कैसे करूंगी? तभी आशी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह समर की तरफ देखकर अपनी बत्ती सी चमकाने लगी, फिर अपने दोनों गालों को हाथों में भरकर चेहरे को थोड़ा सा तिरछा करके तितली की तरह आंखें फड़फड़ाने लगी। आशी के एक्सप्रेशन देखकर जॉश, कैथी, अथर्व और नताशा हैरान थे, लेकिन समर के चेहरे के रंग उड़ चुका था। वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नो। आशी उसी तरह अपने गाल पकड़े हुए बोली, यस। समर पीछे होता रुबासा हुआ बोला, नहीं प्लीज। आशी 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते बत्ती सी दिखाते हुए बोली, जी हाँ। सभी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी समर जल्दी से भागने लगा और आशी ने दौड़कर पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी समर रोनी सूरत बनाकर अपने हाथ जोड़ते हुए आशी से बोला, नो आशी प्लीज, तू मुझे कुएं में कूदने की सजा दे, मुझे मंजूर है। तेरे लिए मैं फांसी पर भी लटक जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ डांस नहीं करूंगा, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आशी 90 की फिल्मों के गुंडे की तरह बोलती है, अरे जाने मन, इतनी प्यारी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं? चल अब नाटक मत कर यार, तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुझे मेरे साथ डांस करना ही होगा। नहीं आशी प्लीज यार, देख इंसल्ट हो जानी है मेरी। तू तो जानती है मैं कितना कूल बंदा हूँ और इसके बावजूद मेरी एक भी इंग्लिश गर्लफ्रेंड नहीं है कि मैं यहाँ का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकूं, और तेरे साथ धोती पहनकर क्लासिकल डांस करके तो मेरी इज्जत का फालूदा ही हो जाएगा। फिर कोई इंग्लिश तो छोड़, देसी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी। यार आजकल हिप हॉप का जमाना है और वह तो तुझसे होगा नहीं, इसलिए तू मेरी जान छोड़ प्लीज। इतने में सभी दोस्त वहां आ जाते हैं। दोनों का ड्रामा सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं बल्कि कैंटीन के बाहर सभी लोग देख रहे थे। इस वक्त दोनों हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए सिर्फ अथर्व और नताशा ही समझ पा रहे थे। कैथी और जॉश के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। समर और आशी की बात सुनकर नताशा एक्साइटेड होकर बोली, वाह समर, इसका मतलब आपको भी क्लासिकल डांस आता है? आशी ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कथक डांस करती हूँ, समर भी बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन अब अमेरिका में रहकर अंग्रेज बनना चाहता है। कह रहा है कि इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हो आया बड़ा। ये सुनकर नताशा समर को समझाते हुए कहती है, आप गलत सोच रहे हैं समर, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें क्लासिकल डांस आता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आपको डांस करना चाहिए। हो सकता है आपका डांस देखकर कोई इंग्लिश लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए। नताशा की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं, ये क्या इसका बाप भी करेगा? तुरंत अपनी जबान संभालते हुए, ओह सॉरी, बाबा को तो डांस आता नहीं। समर के बच्चे, अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तेरी शिकायत बाबा से करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तू ग्रीन कार्ड लेने के लिए क्या क्या कर रहा है और उन्हें छोड़कर यही बसना चाहता है। फिर वह तेरी सारी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। अब तू ही सोच तुझे क्या करना है, मेरा साथ देना है या पॉकेट मनी बंद करवानी है? जल्दी बोल जल्दी बोल। कहते हुए आशी एक हाथ अपनी कमर पर हाथ रख लेती है और दूसरा हाथ अब तक समर के कॉलर पर था। आशी की धमकी सुनकर बेचारा समर अब मजबूर हो चुका था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्या कोई और रास्ता नहीं है मेरी माँ? नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है, आशी ने भी फुल एटीट्यूड के साथ कहा। बेचारा मजबूर समर बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही आशी खुश होकर कूदते हुए समर के गले लग गई। समर तू बहुत अच्छा है रे, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आशी की एक्साइटमेंट और खुशी देखकर समर भी मुस्कुरा दिया और वहां मौजूद सारे दोस्त भी खुश हो गए। अगले ही पल आशी उससे अलग होते हुए बोली, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने नाम की एंट्री कराने। कॉलेज के बाद मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाऊंगी और वहां से आकर हम लोग 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कहते हुए आशी मुस्कुराकर नताशा, जॉश और कैथी के साथ अपना नाम रजिस्टर कराने चली गई। समर और अथर्व अपनी क्लास के लिए निकल गए। वहां कोई था जो अपनी भूरी आंखों से यह नज़ारा देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और चेहरा गंभीर था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। यह कोई और नहीं बल्कि युवान खन्ना था।
कॉलेज खत्म होने के बाद आशी कॉफ़ी शॉप पर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए आए और पूरा दिल लगाकर काम कर रही थी और बातों ही बातों में उसने कार्तिक को भी बता दिया था कि वह एक डांस कंपटीशन में भाग ले रही है, इसलिए 1 घंटा पहले घर जाएगी। कार्तिक भी उसके लिए बहुत खुश था और उसे सपोर्ट कर रहा था। इस वक्त कैफे में भीड़ कम थी, तभी अचानक वहां रॉकी आया और उसने टेबल पर बैठकर एक कॉफ़ी ऑर्डर की। रॉकी को देखकर आंशी मुस्कुराते हुए उसके लिए कॉफ़ी लेकर आए और मुस्कुराकर बोली, अरे रॉकी सर आप यहाँ। इस वक्त रॉकी ने एक वाइट टी शर्ट के ऊपर गिटार शेप में बना हुआ पेंडेंट पहन रखा था, नीचे लोअर था और सर पर एक हैट, ताकि कोई इसे पहचान ना पाए। आंखों पर गॉगल्स और चेहरे पर मास्क भी था, लेकिन फिर भी आशी ने उसे पहचान लिया। रॉकी ने हैरान होते हुए आशी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? आशी ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर बने गिटार के टैटू की तरफ इशारा किया। ये देखकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब मेरे टैटू ने मुझे फंसा दिया। जी हाँ। आशी उसके लिए कॉफ़ी रखकर वहां से जाने लगी, तभी रॉकी ने उसे रोकते हुए बोला, अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। ये सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए और वह हैरान होते हुए रॉकी से बोली, मुझसे मिलने आए हैं? कोई ज़रूरी बात थी क्या? नहीं नहीं आशी, कोई ज़रूरी बात नहीं थी, बस यूं ही पास से गुजर रहा था तो सोचा कॉफ़ी शॉप में तुमसे मिलता चलूं। तुमने तो मुझे कॉल नहीं किया और मैं भी तुम्हारा नंबर लेना भूल गया, बस इतना पता था कि तुम इस कॉफ़ी शॉप में पार्ट टाइम जॉब के लिए आओगी। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मुझे कॉल नहीं किया और ये तुमने दूसरी बार किया है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? कहते हुए रॉकी ने बेचारा सा मुंह बना लिया। रॉकी का मासूम सा चेहरा देखकर आशी ने भी छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, बात तो करना चाहती हूँ पर टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए, सुबह 5:30 बजे उठकर फ्रेश होती हूँ, पूजा करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, लेक्चर अटेंड करती हूँ, असाइनमेंट तैयार करती हूँ, फिर ये जॉब करती हूँ, घर जाकर डिनर बनाती हूँ और खाकर सो जाती हूँ। और अब तो मैंने डांस कंपटीशन में भी पार्ट ले लिया है, तब तो और भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आई एम सो सॉरी मैंने आपको कॉल नहीं किया। आशी की इतनी लंबी रूटीन सुनकर रॉकी ने अपना सर पकड़ लिया और आंखें बड़ी करके बोला, अरे बाप रे बाप, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है लेकिन तुम जैसा बहानेबाज नहीं देखी। तुमने तो प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया लेकिन अभी तो बात कर सकती हो ना, चलो बैठो मेरे साथ कॉफ़ी पियो। इस पर आशी ने आंखें मटकाते हुए कहा, लेकिन मैं कॉफ़ी कैसे पी सकती हूँ? इस वक्त तो मैं जॉब पर हूं ना। ये सुनकर रॉकी का मुंह लटक गया, उसे ऐसा लगा शायद आशी उससे बात नहीं करना चाहती है और वो ही उसके पीछे पड़ा है। आशी भी उसका मायूस चेहरा देखकर समझ रही थी कि बेचारे के दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिलहाल आशी सचमुच बहुत बिजी थी। तभी पीछे से कार्तिक बोला, अरे आशी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ, कॉफ़ी पी लो, वैसे भी कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाकी स्टाफ संभाल लेगा। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, शायद मुझे बहुत जल्द इस कॉफ़ी शॉप को बंद ही करना पड़े। कार्तिक की बात सुनकर रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कॉफ़ी शॉप बंद क्यों करनी पड़ेगी? कार्तिक 2 कप टेबल पर लेकर आया और आशी के साथ बैठकर रॉकी को बताने लगा, दरअसल बहुत टाइम से मेरा कॉफ़ी शॉप लॉस में है और इसे दोबारा लीज पर लेने के लिए मेरे पास बजट नहीं है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसे बंद करना होगा। ये कॉफ़ी शॉप मेरी ग्रैंड माँ के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ग्रैंड पा ने उन्हें ये गिफ्ट किया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर आशी और रॉकी दोनों निराश हो गए। तभी कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी 15 दिन का टाइम है, उसके बाद देखते हैं। कार्तिक की बात सुनकर कुछ पल के लिए रॉकी मायूस हुआ, क्योंकि कार्तिक से उसकी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं इस कॉफ़ी शॉप की कमाई बेहतर करने में, तो मुझे क्या मिलेगा? रॉकी की बात सुनकर कार्तिक और आशी हैरान होते हुए बोले, आप ऐसा कर सकते हो क्या? और आपको बदले में क्या चाहिए? रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए, तुम दोनों, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए रॉकी ने अपना मोबाइल निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू किया। रॉकस्टार रॉकी एक बड़ा सुपरस्टार है। लाइव स्ट्रीम पर आते ही उसके कई फैंस उसकी कॉफ़ी शॉप वाली वीडियो को देखने लगे, जिसमें रॉकी कैफ़े की तारीफ कर रहा था, उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, जैसे उसे वहां आकर शांति मिलती है, खुशी मिलती है। करोड़ों की तादाद में उस लाइव स्ट्रीम को लोगों ने देखा और लाइक किया। थोड़ी ही देर में रॉकी ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया और कार्तिक और आशी को देखते हुए बोला, अब देखना तुम्हारा कॉफ़ी शॉप चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये देखकर आशी ओवर एक्साइटेड होकर बोली, दौड़ेगा नहीं सर, उड़ेगा, बोलो उड़ेगा। तीनों दोस्त ठहाका लगाकर हंसते हैं। रॉकी ने लाइव स्ट्रीम करके कार्तिक के कैफ़े की प्रमोशन की, तो कार्तिक ने उसे धन्यवाद दिया। आशी भी ये देखकर खुश थी, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो बोली, थैंक यू सो मच रॉकी, तुमने हमारे लिए ये किया, लेकिन क्या इससे हमारे कस्टमर सच में बढ़ेंगे? जवाब में रॉकी ने अपनी कॉलर उठाकर अपनी वाहवाही करते हुए बोला, अरे तुम मुझे हल्के में ले रही हो क्या?
सिर्फ एक तुम ही दुनिया का ऐसा अजूबा हो जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ कि मुझे कॉल करो, थोड़ी देर बात करो, वरना पूरे अमेरिका में करोड़ों फैन हैं मेरे। इस बात पर कार्तिक ने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन आशी को ये बात सचमुच मजाक लग रही थी। वह रॉकी का मजाक उड़ाते हुए बोली, ओहो, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए पहली बार किसी को देख रही हूँ। किसी को इतना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। आशी की बात सुनकर रॉकी समझ चुका था कि ये लड़की सचमुच उसे हल्के में ले रही है। इससे पहले कि रॉकी आशी को कुछ समझाता, अचानक कॉफी शॉप में बहुत सारे लोग आ गए और चारों तरफ नजर घुमाकर सिर्फ रॉकी को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि रॉकी के एक छोटे से वीडियो ने सचमुच तहलका मचा दिया था। ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ रॉकी के फैंस की थी, जिन्हें देखकर रॉकी जल्दी से टेबल के नीचे छुपते हुए बोला, अरे बाप रे, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। ओ माय गॉड, इस वक्त मेरे बॉडीगार्ड भी मेरे साथ नहीं है। अगर मैं पब्लिक के हाथ लग गया तो वह मुझे 100 ग्राम बांटकर घर ले जाएंगे। प्लीज कार्तिक, आशी मुझे बचाओ। रॉकी को इस तरह डरते हुए देखकर और इतनी भारी मात्रा में पब्लिक को देखकर आशी समझ चुकी थी कि रॉकी जो कह रहा था वह सच था और अब रॉकी मुसीबत में है, क्योंकि भीड़ स्टाफ के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आशी जल्दी से कार्तिक से बोली, भैया यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? मेन दरवाजे को छोड़कर कोई खिड़की या फिर दूसरा खुफिया दरवाजा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? हाँ हाँ, रसोई के पीछे की खिड़की, कार्तिक ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, आप यहाँ किसी तरह से पब्लिक को हैंडल करो, हम लोग वहाँ से निकलते हैं, चलिए रॉकी सर। कहते हुए आशी जल्दी से रॉकी का हाथ पकड़कर रसोई घर की तरफ निकल गई। और यहाँ कार्तिक पब्लिक को किसी तरह कंट्रोल और उनका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगा। इधर आशी जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गई, क्योंकि वो छोटी सी, दुबली पतली सी थी, इसलिए आराम से रॉकी की मदद से बाहर निकल गई। लेकिन रॉकी काफी लंबा हटा कट्टा मस्कुलर बॉडी वाला था, उसके लिए खिड़की से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। आशी खिड़की से झांकते हुए रॉकी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उसे कैसे निकलना चाहिए, लेकिन रॉकी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तभी आशी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या जरूरत है आप लोगों को इतनी बॉडी बनाने की, जो मुसीबत में एक खिड़की से बाहर नहीं आ सकते? आशी का ताना सुनकर रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरी बॉडी पर टोंट मत करो। अरे लड़कियां मरती है ऐसी बॉडी पर। तुम्हें पता है ऐसी बॉडी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो फंसे हुए हो, रुको मैं आती हूँ। क्या मुसीबत है यार, कहकर आशी दोबारा खिड़की के रास्ते रसोई घर के अंदर आए और इस बार टेबल कुर्सी को अच्छे से अरेंज करके रॉकी को जबरदस्ती खिड़की से बाहर धकेलने लगी। उधर दूसरी तरफ कार्तिक बड़ी मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो रसोई घर में जाकर देखना चाहते थे। अब कार्तिक से यह कंट्रोल नहीं हो रहा था। इधर रॉकी खिड़की में अटक चुका था। बेचारी दुबली पतली आशी उसे धक्का भी नहीं दे पा रही थी। आशी उसे अपने हाथों से धक्का देते हुए हार गई थी। फिर हारकर आशी उसके बम पर अपना सर रखकर जबरदस्ती ठेलने लगी। रॉकी अब पूरी तरह से खिड़की में फंस चुका था, ना वह अंदर आ सकता था ना बाहर जा सकता था। बेचारे को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने शेखी बघारना के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की, जबकि वह वीडियो बनाकर भी इंटरनेट पर पोस्ट कर सकता था। ये सीन बहुत ही कॉमेडी भरा था। आशी और रॉकी दोनों के अंजर पंजर ढीले हो गए थे। तभी अचानक आशी ने हनुमान जी का नाम लेकर, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, कहकर लास्ट धक्का अपने सर से रॉकी के बम पर लगाया और रॉकी खिड़की की ग्रिल सहित दूसरी साइड गिर गया। रॉकी के खिड़की से बाहर निकलते ही आशी ने एक लंबी सांस ली और वह भी जल्दी से खिड़की से बाहर कूदी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि खिड़की की ग्रिल रॉकी की बॉडी में फंस चुकी थी। आशी जल्दी से रॉकी को संभाल कर खड़ा करते हुए बोली, अरे ये क्या किया आपने, खिड़की क्यों उखाड़ी? एक तो वैसे ही कॉफी शॉप लॉस में चल रही है। आशी का सवाल सुनकर रॉकी मुंह बनाते हुए बोला, इस ग्रिल को भंगार में बेचना है क्या? कॉफी शॉप के पैसे निकालने के लिए? बेवकूफ लड़की, मैंने खिड़की नहीं तोड़ी, ये मेरी बॉडी में फंस गई है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी दोनों पीछे देखते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें खिड़की से बाहर कूदते हुए देख लिया था। ये पता चलते ही आशी और रॉकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से दौड़ लगा दी। अब कुछ लोग उनके पीछे पीछे थे। आशी और रॉकी एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़े जा रहे थे। भागते भागते आशी ने रॉकी से पूछा, अरे आपकी कार कहाँ है? उससे भागते हैं ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। रॉकी ने बताया, वह तो मेन गेट की तरफ है, अगर उधर जाएंगे तो पब्लिक हमें पकड़ लेगी। हमें पैदल ही भागना होगा और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखना होगा। रॉकी की बात सुनकर आशी ने माथा पीट लिया और भागते हुए रॉकी से बोली, लेकिन इस खिड़की के फ्रेम के साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कैसे चलोगे? सबसे पहले इसे आपकी बॉडी से निकालना होगा और उसके लिए हमें किसी लोहार वाले के पास जाना होगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन पहले इन लोगों से तो पीछा छुड़ा लें। कहते हुए रॉकी और आशी एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसका वीडियो भी बना रहे थे।
भाग भाग कर रॉकी और आशी उन लोगों को चकमा देकर एक गली में छुप गए और सही मौका देखकर एक कोने में दुबक गए, लेकिन ये कोना बहुत ही छोटा था। रॉकी के दोनों हाथ दीवार पर थे। भागने के कारण दोनों की सांस फूल चुकी थी। कोने में खड़े होकर दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आशी तो डरते हुए सिर्फ उन लोगों के ना आने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन खुद को आशी के इतने करीब पाकर रॉकी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों में सिर्फ इंच भर का फैसला था। रॉकी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग आशी के लिए समझता था। इस वक्त लंबी सांस लेने के कारण दोनों का सीना ऊपर नीचे हो रहा था और रॉकी की नज़र आशी के मुलायम होठों पर पड़ी, फिर उसकी नज़र आशी के सीने पर पड़ी। अब रॉकी के बढ़ते हुए दिल की धड़कन की वजह कुछ और थी। रॉकी का गला सूखने लगा। उसे अपने अंदर बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस भारी हो रही है। वह आशी के होठों को देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा और आशी अपना चेहरा साइड में करके उन लोगों को देखने की कोशिश रही थी, इसलिए उसने रॉकी की हालत पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रॉकी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। दोनों के होठों के बीच बस 1 सेंटीमीटर का फैसला था। तभी आशी ने एक लंबी गहरी सांस लेकर कहा, लगता है वो सब चले गए। आशी की बात सुनकर रॉकी अपने होश में आया कि वह क्या करने जा रहा था। वह झटके से पीछे हो गया और खुद को संभालने लगा। तभी आशी ने ध्यान दिया वह दोनों बहुत करीब है, इसलिए आशी वहां से निकलने लगी। तभी रॉकी के कानों में किसी के वहां आने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही रॉकी ने झटके से आशी को अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल दोनों हैरान रह गए, क्योंकि झटके से खींचने के कारण दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो गई। आशी और रॉकी अब तक दीवार के उस कोने में खड़े थे और दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो गए, जिसके कारण रॉकी के बदन में तो सरसराहट सी हो गई, लेकिन आशी को अनकंफर्टेबल और एम्बेरेसमेंट फील होने लगा। दोनों ही अपनी नज़र अलग अलग दिशा में इधर उधर घुमाने लगे। रॉकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे आशी देख नहीं पाई। तभी रॉकी ने ध्यान दिया कि उसके कानों में पड़ती वो आवाज़ गली में घूम रहे एक कुत्ते की थी। रॉकी किसी तरह खुद को संभालते हुए आशी को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए बोला, लगता है वह लोग सचमुच चले गए। अब जल्दी से हमें किसी लोहार के पास जाना होगा जो इस ग्रिल को काट सके, जल्दी चलो। आशी भी हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ जाने लगी, लेकिन इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उसने रॉकी का हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन रॉकी की नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी। वो उसके हाथों को पकड़ना चाहता था। थोड़ी ही देर में वह लोग एक वेल्डिंग की शॉप में थे और उससे वह ग्रिल कटवा रहे थे। वेल्डर भी काफ़ी हैरान था कि आखिर रॉकी उस ग्रिल में फंसा कैसे, लेकिन फिलहाल उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उस ग्रिल को काट दिया। ग्रिल से फ्री होने के बाद आशी ने रॉकी से कहा, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आई थिंक अब आपको घर जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास अभी कार नहीं है, मैं अपने मैनेजर को कॉल करके बुला लेता हूँ। इतना कहकर रॉकी अपनी पॉकेट में मोबाइल देखने लगा, लेकिन बेचारे का गुड लक ही खराब चल रहा था। इस वक्त उसका मोबाइल उसकी पॉकेट में नहीं था। रॉकी हैरान होकर अपनी सभी पॉकेट्स में मोबाइल को चेक करने लगा, लेकिन उसका मोबाइल उसे नहीं मिला। रॉकी को परेशान देखकर आशी ने पूछा, क्या हुआ रॉकी सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रॉकी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, वो दरअसल आशी, शायद भागने के चक्कर में मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। अब मैं अपने मैनेजर को कॉल कैसे करूं? ये सुनकर आशी अपना मोबाइल रॉकी को देते हुए बोली, आप मेरे नंबर से कॉल कर लीजिए। आशी की बात सुनकर रॉकी मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोला, मैं तुम्हारे नंबर से कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मैनेजर का नंबर याद नहीं है, वह मेरे फ़ोन में सेव था। रॉकी की बात सुनकर आशी ने पूछा, फिर अब आप क्या करेंगे? आप किसी और को कॉल कर लीजिए। तभी रॉकी ने आशी के नंबर से क्रिश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश फिलहाल बिजी था, उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। अब रॉकी परेशान होते हुए आशी से बोला, शिट यार, आज मेरा दिन ही खराब है। आज ही सारी दुर्घटनाएं मेरे साथ होनी है। मैंने अपने भाई को कॉल किया पर वह भी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब मैं कहाँ जाऊंगा रात को? कहते हुए रॉकी ने मासूम सा चेहरा बना लिया। इस वक्त रात के लगभग 8 बजे बज रहे थे। तभी रॉकी के पेट से गुड गुड की आवाज़ आई। इसका साफ मतलब था कि बेचारे को भूख लगी है। रॉकी का मासूम चेहरा देखकर आशी ने उसे ऑफर देते हुए बोला, मैं एक दोस्त के साथ पास में ही रहती हूँ, अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चल सकते हैं, बाद में आपके भाई फ़ोन उठाएंगे तो आप उनके साथ चले जाएगा। तब तक आप मेरे घर चलकर खाना खा लीजिए, आई थिंक आपको भूख लगी है। रॉकी बिना सोचे समझे हाँ बोलकर आशी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। आशी और रॉकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर की तरफ निकल गए। रॉकी ने अपना चेहरा मास्क और टोपी से अच्छे से कवर कर रखा था। आंखों पर गॉगल्स भी थे जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में वह दोनों आशी के अपार्टमेंट में थे। डोर बेल रिंग करने के बाद समर ने दरवाजा खोला और अपने सामने आशी के साथ एक लड़के को देखकर हैरान होते हुए बोला, आशी यह कौन है तेरे साथ? तू यहाँ लड़कों को लेकर आती है, ये ठीक बात नहीं है।
समर की ये बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अपने विचारों पर लगाम लगा और पहले हमें अंदर आने दे। आशी की फटकार पाकर समर ने उसे रास्ता दिया। आशी और रॉकी अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। लेकिन रॉकी अपने सामने समर को देखकर हैरान था। अब उसके मन में समर और आशी के रिश्ते को लेकर डाउट होने लगे। कहीं ना कहीं उसे बुरा लगने लगा था और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भरा जा रहा था। रॉकी ने बिना कुछ सोचे समझे आशी से पूछा, तुम यहाँ रहती हो? तुमने तो कहा था तुम अपने दोस्त के साथ रहती हो। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मैं दोस्त के साथ ही तो रहती हूँ। इनसे मिलिए, ये है समर, मेरा सबसे पुराना दोस्त, और समर यह है। एक मिनट, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? आशी, तूने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं? अरे तुझे आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मैं यहाँ 3 साल से हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तूने बहुत अच्छी तरक्की की है। अब देख तू, मैं पापा को शिकायत करता हूँ। कहते हुए समर ने जैसे ही मोबाइल निकाला, आशी ने उसका मोबाइल छीनकर उसके पेट में एक घूंसा मारते हुए कहा, अब एक शब्द भी फालतू बोला ना तो तुझे छत पर उल्टा लटका कर मारूंगी, चमगादड़ कहीं का। फिर आशी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बॉयफ्रेंड नहीं है, यह मेरे दोस्त हैं। बात पूरी सुनता नहीं है, बकवास करना शुरू कर देता है। आकी आवाज के साथ समर दर्द से तड़पने लगा, तो पहले बोलना था ना तेरा दोस्त है। खामखा मार दिया मुझे। वैसे तू इसे इस वक्त यहाँ क्यों लेकर आई? समर ने कराहते हुए बोला। इससे पहले आशी समर को और फटकार लगाती रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था इसलिए। फिर रॉकी ने अपना मास्क और कैप हटाया तो समर उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई। रॉकी को जब ये पता चला समर आशी का सिर्फ दोस्त है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ समर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, आई एम रॉकी, रॉकी डेविडसन। रॉकी के हाथ बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद समर एक लंबी सांस लेते हुए अपने होश में आया और एक्साइटमेंट में उछलकर बोला, आप सचमुच मेरे सामने हो। आप रॉकी डेविडसन, द सुपरस्टार, द रॉक स्टार रॉकी डेविडसन। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ओह माय गॉड, मैं सपना देख रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई नींद से उठाओ। आशी आशी देखना, मुझे तेरे दोस्त में अमेरिका का रॉक स्टार रॉकी डेविडसन नजर आ रहा। ओए कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? समर की एक्साइटमेंट देखकर आशी हैरान होते हुए बोली, शट अप समर, पागल जैसी हरकतें मत कर। ये सचमुच तेरे सामने है और तू कोई सपना नहीं देख रहा है, लेकिन तू इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है जैसे तूने भूत देख लिया हो? समर की एक्साइटमेंट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जोर से बोला, अरे आशी पगली, तू जानती नहीं है क्या ये कौन है? ये पूरे अमेरिका के दिल की धड़कन है। अरे इनकी पॉपुलैरिटी के क्या कहने, लेकिन तू इन्हें कैसे जानती है? यार कहीं मेरा हॉट फेल ना हो जाए। समर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, फिर एकदम से रॉकी का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उसका हैंड शेक करते हुए कहता है, हेलो सर, आई एम समर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके सारे गाने सुने हैं, आपके हर कॉन्सर्ट में जाना मेरा सपना ही रह जाता है। बस 3 कॉन्सर्ट में ही जा पाया हूँ, बजट ढीला रहता है ना इसलिए, लेकिन मैं ऑनलाइन आपके सारे गाने सुनता हूँ। समर की एक्साइटमेंट देखकर रॉकी उसे रिलैक्स करते हुए बोला, रिलैक्स ब्रदर, मुझे खुशी है कि तुम मेरे फैन हो और तुम आशी की तरह नहीं हो, तुम मुझे पहचानते हो। बाय द वे मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रॉकी की बात सुनकर समर ने एक नज़र आशी को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, आप इसकी टेंशन मत लो, ये तो पागल है। इसे ऋतिक रोशन के अलावा कोई नहीं दिखता और वैसे भी यह सिर्फ बॉलीवुड गाने ही सुनती है। लेकिन मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मुझे तो अमेरिकन पॉप सॉन्ग्स बहुत पसंद है। वैसे आप कहाँ इस पागल के चक्कर में पड़ गए? आप दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? समर के मुंह से अपने लिए पागल सुनकर आशी को गुस्सा आया। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करते हुए बोली, तूने मुझे पागल कहा? तेरी इतनी हिम्मत, वह भी रॉकी सर के सामने? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आशी जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, रिलैक्स आशी, कोई बात नहीं, वह मजाक कर रहा है। तभी एक बार फिर रॉकी के पेट से गुड गुड की आवाज आई, जिसे सुनकर आशी समर की तरफ देखते हुए बोली, समर, घर पर मेहमान आए हैं, उन्हें चाय नाश्ता कुछ नहीं पूछा और तू उनके ऊपर सवालों की झड़ी लेकर बैठ गया। कुछ खाने पीने का इंतजाम है? जवाब में समर बोला, मैं भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके अभी अभी आया था, इसलिए अभी तो कुछ नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा। तू रुक, मैं कुछ बना के लेकर आता हूँ। तभी आशी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रहने दे, मैं बना देती हूँ। तू सर के साथ बात कर, लेकिन उन्हें पकाना मत, समझा? अगर मेरी उनके सामने कोई इंसल्ट हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगी। आशी की धमकी सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आशी, तुम इस पर गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे अच्छा लगता है जब मेरा कोई फैन मुझसे एक्साइटेड होकर मिलता है। हम सेलिब्रिटी लोगों की यही तो कमाई है, लोगों का प्यार। तभी समर ने बीच में टपकते हुए रॉकी के कान में धीरे से फुसफुसा कर कहा, आप किसे समझा रहे हो? यह आधी पागल है। इसके साथ रहकर मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं भी इसी तरह पागल ना हो जाऊं।
तभी रॉकी ने मन ही मन कहा, तुमने सही कहा, ये किसी को भी पागल कर सकती है, जैसे मुझे कर रही है अपनी मासूमियत से। रॉकी अभी मन में सोच ही रहा था कि तभी आशी मुंह बनाते हुए समर से बोली, क्या कहा तूने मेरे बारे में? कुछ कह रहा है ना? अरे नहीं नहीं, मैं तेरे बारे में ये कह रहा था कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, खास तौर से इंडियन खाना। जा जल्दी से बना दे, सर को भूख लगी है। समर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहकर आशी रसोई में चली गई और समर ने रॉकी से एक्साइटेड होकर पूछा, आप आशी को कैसे जानते हैं? रॉकी ने मुस्कुराते हुए बताया, बस यूं ही एक कॉन्सर्ट में मुलाकात हुई थी। वह इंडियन है और मुझे इंडिया के बारे में जानने का इंटरेस्ट है। फिर धीरे धीरे मुलाकात होने लगी और हम लोगों की दोस्ती हो गई। आज मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गया था तो आशी ने मेरी हेल्प की। वैसे वह बहुत अच्छी लड़की है। हाँ वह तो है, बस थोड़ी सी पागल है और नकचड़ी भी, कहकर समर हंसने लगा और रॉकी भी मुस्कुरा दिया। रॉकी आशी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। उसने समर से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? समर ने अपने और आशी की सारी डिटेल रॉकी को बता दी कि आशी के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और समर के पापा नवीन अवस्थी जी ने उसे पाला है और वह दोनों बचपन के दोस्त हैं। आशी स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका पढ़ने आई है। आशी की फैमिली के बारे में जानकर रॉकी को बहुत बुरा लगा, ये सोचकर कि कितनी मुश्किल से आशी ने सरवाइव किया होगा। बिना फैमिली के किसी का भी रहना, खास तौर से एक लड़की के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। सच्चाई जानने के बाद अब उसे आशी की तरफ और अट्रैक्शन होने लगा है। तभी थोड़ी देर में आशी खाना बनाकर ले आई। वह डाइनिंग टेबल पर खाने को सर्व करते हुए समर और रॉकी को आवाज देती है और खाने के लिए बुलाती है। आशी की आवाज सुनकर समर और रॉकी डाइनिंग टेबल पर आए। खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। समर खुशबू लेता हुआ बोला, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। वैसे मानना पड़ेगा, आशी खाना बहुत अच्छा बनाती है। रॉकी भी मुस्कुराते हुए खाने को देखकर खुश होते हुए बोला, अरे वाह, इंडियन खाना, ये तो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तभी आशी मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी टेस्टी है। आप बैठिए, मैं परोसती हूँ, कहकर आशी प्लेट में तड़के वाली दाल, जीरा राइस, रोटी और दम आलू की सब्जी परोस देती है। रॉकी खाने को देखकर एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे ये तो रोटी है, ये जीरा राइस, ये दम आलू और ये दाल। मैंने ठीक कहा ना? आशी और समर हैरान होते हुए रॉकी को देखकर बोले, आपको इंडियन खाने के बारे में पता है? लेकिन कैसे? रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी एक मेड इंडियन है, पहले वह हमारे लिए इंडियन खाना बनाती थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इंडियन खाना छोड़ दिया। आज बहुत दिनों के बाद मैं इंडियन ट्रेडिशनल खाना खाऊंगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। रॉकी खाने की पहली बाइट जैसे ही अपने मुंह में डालता है उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती है। वह खाने के स्वाद को बहुत ही अच्छे से फील कर रहा था। तभी आशी ने क्यूरियस होते हुए पूछा, कैसा लगा था खाना? रॉकी स्वाद लेते हुए बोला, माइंड ब्लोइंग, सुपर, मैंने इतना अच्छा टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। इतना टेस्टी तो मेरी मेड भी नहीं बनाती थी। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बस रॉकी सर, नॉर्मल खाना ही तो है, फालतू मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं आशी, मैं सच कह रहा हूँ, ये खाना सचमुच बहुत टेस्टी है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये सर सर क्या लगा रखा है? डायरेक्ट रॉकी क्यों नहीं कहती? हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझे नाम से पुकारो जैसे समर को पुकारती हो। ये सुनकर आशी हड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले सकती, क्या प्रॉब्लम है? रॉकी ने खाना खाते हुए पूछा। जवाब में आशी बोली, दरअसल समर मेरे बचपन का दोस्त है और मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ा है। लेकिन आप मुझसे सीनियर है, एज में, एक्सपीरियंस में और हैसियत में भी। आपने मुझसे दोस्ती की, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आशी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रॉकी नाराज होते हुए बोला, तुमने ये कहकर मेरी दोस्ती का मजाक उड़ा दिया आशी। दोस्ती में स्टेटस नहीं देखा जाता, एज मैटर नहीं करती, दोस्ती सिर्फ दिल से निभाई जाती है। अगर तुम मुझे दिल से दोस्त मानती हो तो मुझे नाम से पुकारो, वरना मैं यही सोचूंगा तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक ही नहीं समझती। रॉकी की बात सुनकर समर ने भी अपनी रजामंदी जताते हुए कहा, रॉकी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोस्ती में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सिर्फ दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है, इसमें शर्तें नहीं होती। ये बात तो मुझसे अच्छा तू जानती है। समर और रॉकी की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, आज के बाद मैं आपको रॉकी बोलूंगी। रॉकी मुस्कुराते हुए समर की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम भी मेरे दोस्त हो तो तुम भी मुझे रॉकी बोल सकते हो। क्या मैं और आपका दोस्त सच्ची? तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? वह क्या है ना, बाकी दोस्तों को दिखाना है। रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, एक क्या चार ले लो। समर मोबाइल निकालकर रॉकी के साथ सेल्फी लेने लगा और आशी को भी अपने पास बुलाया। तीनों दोस्तों ने मिलकर पहली बार अपनी दोस्ती के नाम एक सेल्फी ली। फिर मुस्कुराते हुए और आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगे।
थोड़ी ही देर में सभी ने भरपेट खाना खा लिया। इस वक्त रात के लगभग 10 बजे बज रहे थे। खाना कंप्लीट होने के बाद रॉकी ने एक बार फिर क्रिश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। अब रॉकी ने परेशान होते हुए आशी और समर से कहा, बहुत रात हो चुकी है और मेरे भाई को कॉल भी नहीं लग रहा है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, डिनर के लिए थैंक यू। करते हुए रॉकी वहां से जाने लगा, तभी आशी ने उसे रोकते हुए पूछा, अगर आपके भाई को कॉल नहीं लग रही तो आप कहाँ जाओगे और कैसे? जवाब में रॉकी बोला, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं किसी होटल में जाकर रह लूंगा। सुबह तक मेरा मैनेजर मुझे ढूंढ ही लेगा या मैं कंपनी में कॉल कर लूंगा। ये सुनकर आशी रॉकी के सामने नाराजगी जताते हुए बोली, अगर ऐसा है तो आपको होटल में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। आप आज यहाँ रह सकते हैं। समर की तरफ देखते हुए, मैं सही कह रही हूँ ना समर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आशी, रॉकी आज आप यहीं रुक जाए, समर ने कहा। जवाब में रॉकी अपना सर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। आपने मेरी इतनी हेल्प की, वही बहुत है। मैं होटल में रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? दोस्त भी कहा है और एहसान, बोझ की बात कर रहे हो? ये तो अब हमारी दोस्ती की इंसल्ट हुई ना। हम कुछ नहीं जानते, आज आप यही रहिए, सुबह चले जाना, फिलहाल आप समर के कमरे में सो सकते हो। कहते हुए आशी ने एटीट्यूड में अपने हाथ बांध लिए, जिसे देख रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। रॉकी की बात सुनकर समर नाराज होते हुए बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। दोस्ती का एक रूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, फिलहाल चलिए सोने, बहुत रात हो गई है। कहता हुआ समर रॉकी को अपने साथ कमरे में लेकर आता है। समर और रॉकी जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए गए, तभी आशी को कुछ याद आया और वह समर को आवाज देते हुए बोली, अबे ढक्कन, सिर्फ रॉकी को सोना है, तुझे नहीं? भूल गया, हमें डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। आशी की बात सुनकर समर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, प्लीज यार आशी, आज नहीं, बहुत थक गया हूँ। अच्छा थक गया हूँ? क्यों, कौन सा पहाड़ तोड़कर आया है तू? अरे आज डांस की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कब करेगा, कंपटीशन खत्म होने के बाद? तुझे पता है ना, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। मैं कुछ नहीं जानती, चल मेरे साथ प्रैक्टिस कर। आशी और समर की बात सुनकर रॉकी ने हैरानी जताते हुए पूछा, डांस की प्रैक्टिस किस लिए? समर ने बताया, दरअसल हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी और $2000। आशी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कौन सा डांस करने वाले हो तुम लोग, सालसा, हिप हॉप या के पॉप? रॉकी की बात सुनकर समर जोर से हंसते हुए बोला, हिप हॉप या के पॉप? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? यह आशी ना, ये पैदा 21 सेंचुरी में हुई है लेकिन अब तक 15 सेंचुरी में जी रही है। हिप हॉप के पॉप इसके बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांस करती है, कथक। तत्कत पता नहीं कब तक। समर को अपना मजाक बनाता हुआ देखकर आशी मुंह बनाकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ मुझे हिप हॉप के पॉप नहीं पता तो इसमें क्या है? उन लोगों को भी तो हमारा क्लासिकल डांस नहीं पता। हमारे डांस से अच्छा किसी का डांस नहीं है, समझा तू? अब मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, वरना एक पंच में तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। चल चुपचाप डांस कर। आशी की बातों में धमकी साफ थी, जिसे सुनकर समर की हंसी एकदम गुल हो गई। क्लासिकल डांस की बात सुनकर रॉकी भी एक्साइटेड होते हुए बोला, ओह वाओ, क्लासिकल डांस तुम दोनों को आता है? मैं भी देखूंगा, प्लीज जरा मुझे भी दिखाओ कैसा डांस है। आप भी देखोगे? चलो फिर हमारा इंडियन डांस भी देखो। कहकर आशी, समर और रॉकी बाहर हॉल में आ गए। आशी ने म्यूजिक सिस्टम पर गाना प्ले किया। समर और आशी ने डांस के पोज डिसाइड कर लिए और डांस शुरू किया। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद वह लोग बहुत ही अच्छे से डांस फॉर्म कर रहे थे। रॉकी सोफे पर बैठकर उनका डांस देख रहा था और बहुत एक्साइटेड हो रहा था। उसे इंडियन क्लासिकल डांस बहुत अच्छा लग रहा था। आशी और समर एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस कर रहे थे। रॉकी भी उन लोगों को डांस करते हुए देखकर एक्साइटेड होकर खड़ा होकर उनकी नकल करने लगा। ये देखकर आशी मुस्कुराते हुए उसे डांस के सही पोज बताने लगी। रॉकी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी एक सिंगर और परफॉर्मर होने के कारण वह बहुत ही अच्छे से बीट को पकड़ पा रहा था। आशी और समर उसका हौसला बनाते हुए बोला, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगभग 2:30 बजे रात तक वह लोग मस्ती करते हुए डांस कर रहे थे। आखिरकार थक हार कर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। आज की रात भी क्रिश आशी को परेशान करने नहीं आया था, लेकिन जब आशी का सामना एक बार फिर क्रिश से होगा तो क्या होगा? फिलहाल इन सब बातों से अनजान आशी तूफान से पहले की खामोशी में आराम कर रही थी। अगली सुबह लगभग 9 बजे रॉकी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अपनी कंपनी में कॉल करके कार मंगा ली थी। उन लोगों से खुश होकर विदा लेते हुए वो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ एंजॉय करके। लाइफ में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है, सच्चे दोस्तों के होने की खुशी। मौका मिला तो मैं फिर आऊँगा।
समर और आशी ने दिल खोलकर स्वागत करते हुए कहा, जब भी मौका मिले आ सकते हो। रॉकी खुश होते हुए वहां से चला गया। आज शायद उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था जो उसने इतने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ बिताया। एक सेलिब्रिटी ही जानता है सच्चे दोस्त की कीमत, क्योंकि उसके पास सारी दुनिया होती है लेकिन अपना खास कहलाने वाला शायद ही कोई होता है। खैर, थोड़ी ही देर में आशी और समर भी अपने कॉलेज के लिए निकल गए। आशी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रही थी। उसके साइड वाली लाइन की लास्ट बेंच पर युवान खन्ना बैठा था। हमेशा की तरह लेक्चर पर ध्यान ना देकर उसका सारा ध्यान आशी पर था। वह बेंच पर अपनी कोहनी टिकाकर सिर पर अपना हाथ रखकर एकटक आशी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र कभी आशी की काली आंखों पर होती तो कभी उसके होठों पर, कभी गले से होते हुए आशी की क्लीवेज को ढूंढता तो कभी वो ब्रेस्ट से होते हुए आशी के खूबसूरत फिगर पर अपनी नज़रें फेरता। वो आहें भरते हुए मन में बोला, क्या हो तुम मिस क्यूटी, आखिर ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हें देखने से दिल नहीं भरता। तुमसे भी खूबसूरत लड़कियां हैं इस कॉलेज में, लेकिन जो मज़ा तुम में है वह किसी में नहीं। आशी का पूरा ध्यान लेक्चर पर ही था। वह नताशा के साथ बैठी थी। कैथी और जॉश उसके पीछे वाली बेंच पर बैठे थे। तभी कैथी ने ध्यान दिया युवान खन्ना बहुत देर से आशी को घूर रहा है। कैथी को ये बात अजीब लगी। उसने अपने हाथ से पेन जमीन पर गिरा दिया। पेन लुढ़कते हुए आशी के टेबल के नीचे आया। ये देखकर आशी ने पेन उठाकर कैथी को देना चाहा और कैथी ने सही मौका देखकर धीरे से आशी को बताया, आशी मैं कब से देख रही हूँ वो युवान लगातार तुझे घूर रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। कैथी की बात सुनकर आशी ने धीरे से तिरछी नज़र बढ़ाकर युवान को देखा तो पाया युवान सचमुच आशी को देख रहा है। ये बात आशी को अनकंफर्टेबल करने लगी, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन अब आशी को बार बार अपने ऊपर युवान की नज़रों की तपिश महसूस होने लगी। इस वक्त आशी ने लाइट ग्रीन कलर का पजामी सूट और उस पर दुपट्टा ले रखा था। कानों में झुमके और बाल खुले हुए। आशी अनकंफर्टेबल होते हुए अपने दुपट्टे को संभालने लगी। थोड़ी ही देर में लेक्चर खत्म हो गया। आशी जल्दी से नताशा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और कैथी और जॉश से बोला, चलो जल्दी। इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती अचानक किसी ने आशी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आशी ने एक नज़र उस हाथ को देखा और अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो गुस्से से दांत पीसने लगी, क्योंकि यह कोई और नहीं युवान खन्ना था। आशी ने गुस्से में युवान को घूर कर देखते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, हाथ क्यों पकड़ा मेरा। युवान ने अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लाते हुए कहा, यह कोई बदतमीजी नहीं है माय डियर, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। युवान की बात सुनकर आशी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नो थैंक्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, चलो दोस्तों। कहकर आशी ने जैसे ही कदम बढ़ाए, युवान ने आगे से उनका रास्ता रोकते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम शायद जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इस कॉलेज का हर स्टूडेंट मेरी एक नज़र को तरसता है। तुम खुशकिस्मत हो जो मैंने तुम्हें लंच के लिए पूछा है। ये कहते हुए युवान के स्टाइल में एटीट्यूड था। तुम जो कोई भी हो मुझे नहीं जानना और ना ही तुम्हारे साथ लंच करना है। इतने स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारी नज़र को तरसते हैं, उन्हें लेकर जाओ। फालतू मेरे साथ टाइम पास मत करो। कहकर आशी साइड से निकल जाती है। तभी युवान चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर जाती हुई आशी को देखते हुए बोला, बहुत एटीट्यूड है तुम में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बट आई लाइक योर एटीट्यूड। अभी तो तुम्हें लंच के लिए पूछा था, लेकिन अब डिनर पर इनवाइट करता हूँ, शाम को तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा। युवान की यह बात वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट सुन रहा था और हैरान था। कैथी, नताशा और जॉश भी हैरान थे। तभी आशी पीछे पलटकर युवान को देखते हुए बोली, नो थैंक्स, मुझे किसी के साथ लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम किसी और के साथ अपना टाइम वेस्ट करो। इतना कहकर आशी जल्दी से क्लासरूम से बाहर चली गई और उसके पीछे उसके तीनों दोस्त भी। आशी के जाने के बाद युवान चेहरे पर डेविल स्माइल लेते हुए बोला, आई लाइक यू क्यूटी, तुम दिखने में जितनी स्वीट हो, चखने पर उतनी ही तीखी मिर्ची। और मुझे ये तीखे और मीठे का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तैयार हो जाओ, बहुत जल्द मैं तुम्हें चखूंगा। थोड़ी देर बाद आशी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी। जॉश और कैथी ने समर और अथर्व को सारी बात बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद अथर्व परेशान होते हुए आशी से बोला, आशी बच्चे तुम्हें होशियार रहना होगा। युवान खन्ना बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल जरूर करना और कोशिश करना तुम उससे दूर रहो। इस पर आशी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी अथर्व भैया, आशी इतनी भी कमजोर नहीं है। वैसे उसने लंच के लिए पूछा और मैंने मना कर दिया, इसमें कोई बदतमीजी नहीं थी। अगर वह कुछ गलत करने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दूंगी। शायद हिंदुस्तानी नारी से उसका पाला कभी नहीं पड़ा है। हिंदुस्तानी नारी सब पर भारी। आशी की चुलबुली बातों पर समर हंसता हुआ बोला, ये हुई ना मेरे फाइटर वाली बात। तभी आशी ने समर से कहा, समर अगला लेक्चर स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी है, क्यों ना हम म्यूजिक हॉल में जाकर एक बार डांस प्रैक्टिस कर ले। क्या बोलता है। हाँ यार, वक्त बहुत कम है, चल चलते हैं।
समर ने बोला। जॉश और कैथी भी एक साथ बोले, हम लोगों का अलग प्लान है, हम लोग 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, सी यू इन 1 आवर। नताशा ने कहा, मुझे अपना असाइनमेंट तैयार करना है, मैं वो काम निपटा लेती हूँ। इतने में अथर्व एक्साइटेड होकर बोला, और मैं चलूंगा तुम लोगों का डांस देखने। समर, आशी और अथर्व म्यूजिक हॉल के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में समर और आशी कॉलेज के म्यूजिक हॉल में डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। वह दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। अथर्व क्लैपिंग करके उन्हें मोटिवेट कर रहा था, तभी अचानक अथर्व को किसी का कॉल आया और अथर्व फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। अब हाल में सिर्फ समर और आशी थे। लगभग 15 मिनट डांस के बाद समर थक गया और उसे प्यास लगने लगी, लेकिन पानी की बोतल खाली थी। तभी उसने आशी से कहा, आशी बोतल में पानी नहीं है, तू प्रैक्टिस कर, मैं पानी लेकर आता हूँ। आशी हाँ में सिर हिलाकर डांस प्रैक्टिस में लगी रही और समर वहां से चला गया। लगभग 5 मिनट बाद आशी को अपनी कमर पर किसी का हाथ फील हुआ। वह हाथ बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से उसकी कमर को सहलाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। यह महसूस कर आशी चिढ़ते हुए बोली, समर क्या कर रहा है? ये सटेप नहीं। कहकर आशी जैसे ही घूमकर पीछे की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। उसकी आंखें से फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से निकला, तुम। अपने बदन पर हाथ चलता महसूस करके जब आशी ने मुड़ के देखा तो वो चौंक कर बोली, तुम। उसके सामने युवान खन्ना खड़ा था, जो अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लेकर आशी को देख रहा था। आशी ने उसे देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे थे तुम? काम डाउन क्यूटी, आई वाज जस्ट टीचिंग यू द डांस स्टेप्स, क्योंकि मुझे तुम्हारा सटेप ठीक नहीं लगा। चलो, सही तरह से सटेप करने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कहते हुए युवान आशी के करीब आया। तभी आशी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नो थैंक्स, मुझे तुमसे डांस के सटेप सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं कैसा डांस कर रही हूँ। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। कम ऑन क्यूटी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम अपने दोस्त के साथ डांस कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? ओह, शायद तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रही हो, राइट? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं पहले से ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो चुका हूँ, इसलिए अब ये सब करने की जरूरत नहीं है क्यूटी। कहते हुए युवान ने आशी की तरफ देखकर मुस्कुराया। वॉट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अट्रैक्ट करना चाहूंगी? खैर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने दिल में खुशफहमी मत पालो और प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। कहते हुए आशी वहां से जाने लगती है तभी युवान बोला, इसीलिए तो मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं हो। जो चीज़ आसानी से मिल जाए युवान खन्ना को उसमें मज़ा नहीं आता। इनफैक्ट अगर तुमने पहली बार में ही मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं तुम्हें यूज़ करके फेंक देता। नाउ आई वॉन्ट यू बिकॉज यू आर अ चैलेंज फॉर मी। चलो अपनी कीमत बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? युवान खन्ना कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। जस्ट फॉर 1 नाइट, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा, वादा है मेरा। युवान खन्ना की इतनी घटिया बात सुनकर आशी को गुस्सा नहीं आया बल्कि वह कंफ्यूज हो गई और वह हैरान होते हुए बोली, एक रात में तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिसमें बहुत मजा आएगा? और उसके लिए तुम मुझे पैसे भी दोगे? अच्छा जी, अब समझ आया, तुम अपने घर पर नाइट पार्टी रख रहे हो और मेरे हाथ से डिनर बनवाकर खाना चाहते हो, राइट? अरे यार, तो साफ साफ कहना चाहिए ना। लेकिन आई एम सॉरी, मैं डिनर नहीं बना सकती, मुझे कॉलेज भी आना है, कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। प्लीज़ कोई दूसरा कैटरिंग वाला ढूंढ लो। अब इस तरह की बात आशी मासूमियत के कारण करती थी या ऐसी घटिया बात को टालने का उसका ये तरीका था, ये तो आशी ही जाने। लेकिन ये सुनकर युवान की शक्ल देखने लायक थी। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही आशी बोली, अभी तुम जाओ, ठीक है? मुझे प्रैक्टिस करनी है। कहकर आशी म्यूजिक सिस्टम के पास जाती है और जैसे ही म्यूजिक सिस्टम का बटन प्रेस करने वाली थी अचानक युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आशी ने उसके हाथ को घूर कर देखते हुए कहा, देखो ये तुम मुझे बार बार टच मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए आशी ने उसका हाथ झटक दिया। इस पर युवान ने आशी को घूर के देखते हुआ कहा, क्यूटी, क्या तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे क्या कहा? आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए किसी भी कीमत पर। हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम्हें मैं चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? मैं तुम्हारे घर में केटरिंग का काम नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना होता है, असाइनमेंट रेडी करना होता है, पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कहते हुए आशी के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी। उसकी आंखें सच बोल रही थी जिसे युवान खन्ना ने पढ़ लिया था। वह एक पल के लिए हैरान था और आशी की मासूम आंखों में देख रहा था जिसमें उसे कोई छल कपट या झूठ नजर नहीं आया। ये देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। क्यूटी, यू आर रियली सो इनोसेंट, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब अब तक तुम्हें किसी ने नहीं छुआ। और इसका मतलब तुम्हारी आत्मा के साथ तुम्हारा शरीर भी शुद्ध है, प्योर एंड अनटच्ड।
कहते हुए युवान खन्ना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अरे तुमसे किसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे 3 बॉयफ्रेंड है। अथर्व भैया, समर, जॉश और रॉकी। 3 भी नहीं, देखो 4 हो गए। कहते हुए आशी अपनी उंगलियों को गिन रही थी। युवान उसकी मासूमियत में खोता जा रहा था। वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर बोला, बस बस क्यूटी, अपनी मासूमियत से मेरी जान लेने का इरादा है क्या? अरे मैं फ्लैट हो चुका हूं तुम पर, अब इस भोलेपन के तीर और मत चलाओ, वरना मैं अभी तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मतलब? आशी ने हैरानी से पूछा। मतलब कि वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं बनूंगा, अब तुम मेरी हो विद योर प्योर सोल एंड बॉडी। मुझे प्योर चीजें बहुत पसंद है जो किसी ने टच भी ना की हो। तो अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि युवान खन्ना तुम में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है और अब तुम सिर्फ उसकी हो। अब इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करना तो बनता है। चलो आज शाम को डिनर पर मेरे साथ। आशी अब तक युवान की बातों को हैरानी से सुन रही थी, लेकिन जब उसने ये शब्द कहा कि वह सिर्फ उसकी है, आशी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब उसके शब्दों को सुनकर आशी को क्रिश की बातें याद आने लगी, जिसने उसे कहा था कि वह सिर्फ उसकी है। आशी का पारा हाई होने लगा था, क्योंकि सब उसे एक चीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरी है, मेरी है। अब ये बात आशी के बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए वह युवान पर चिल्लाते हुए बोली, ओ एक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे देखो हक जमाने आ जाता है। मेरी है, मेरी है, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हूँ। तुम में और उस पागल चोर में कोई फर्क नहीं है, और मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। छछूंदर कहीं का, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ। गधा कहीं का, बेवकूफ, सारे के सारे पागल मेरे पीछे ही पड़े हैं। कहते हुए आशी गुस्से में बैग उठाकर वहां से निकलने लगती है। तभी पीछे से युवान खन्ना उसे आवाज देकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जितना मुझे खुद से दूर करोगी क्यूटी, उतना ही मुझे खुद के करीब पाओगी, और तुम्हें पाने के लिए मेरी चाहत बढ़ती जाएगी, जो मेरी भूख और अंदर की आग दोनों को बढ़ाती जाएगी। कहते हुए युवान खन्ना अपने सीने पर अपने हाथ को रगड़ने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में ठरक और सनकीपन नजर आ रहा था। आशी उसकी बातों को इग्नोर करके मेन हॉल के बाहर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते पर समर मिलता है, जो आशी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ आशी, तू परेशान क्यों नजर आ रही है? अरे कुछ नहीं, एक बेवकूफ मिल गया था। लेकिन कोई बात नहीं, चल क्लास का टाइम हो गया। आशी ने चिढ़ते हुए कहा तो समर ने फिक्र जताते हुए पूछा, बेवकूफ मिल गया था? कौन बेवकूफ? अरे कोई नहीं, तू चल मेरे साथ। तुझे इतनी देर क्यों हुई? आशी ने पूछा। अरे उस वाटर कूलर में पानी नहीं था तो दूसरी जगह से लेकर आया। चल ठीक है, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। कहकर दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। क्लास शुरू हुई और आशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर लेक्चर अटेंड करने लगी। तभी युवान खन्ना क्लास में एंटर हुआ और आशी को देखकर आंख मरता हुआ और मुस्कुराता हुआ उसके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसका यह एटीट्यूड क्लास में बैठे लगभग हर इंसान ने देखा। आशी ने गुस्से में दांत पीस लिए और उसे इग्नोर किया। तभी नताशा ने धीरे से झुककर आशी से पूछा, आशी यह क्या हो रहा है तेरे और युवान के बीच? क्या मैंने सही देखा, उसने तुझे आंख मारी क्या? ओ हाँ, चुपचाप बैठ। वह पागल है और मैं पागलों के मुंह नहीं लगती। गधा कहीं का मूड खराब करके रख दिया। चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे। कहते हुए आशी ने नताशा को डांटा तो नताशा ने धीरे से पूछा, अरे लेकिन बात क्या है? ये हो क्या रहा है, मुझे बता तो। अरे बाद में बताऊंगी, पहले पढ़ाई कर वरना प्रोफेसर डांटेंगे। कहकर आशी ने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की। युवान पीछे बैठकर आशी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आशी के गालों पर पड़ने वाले डिंपल और मुंह बनाकर बात करना युवान के दिल में गुदगुदी-सा कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी क्लास खत्म हो गई और सभी दोस्त क्लासरूम से बाहर आने लगे। तभी युवान खन्ना ने आशी को आवाज देते हुए कहा, क्यूटी मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक रात का वक्त देता हूँ, रात भर सोच लो और कल मुझे जवाब देना, और हाँ, याद रखना जवाब हाँ में ही होना चाहिए, क्योंकि युवान खन्ना को ना सुनने की आदत नहीं है। युवान ने यह बात पूरी क्लासरूम के सामने चिल्लाते हुए बोली थी, लेकिन आशी ने एक बार पलटकर भी नहीं देखा। पूरी क्लास युवान की बात सुनकर हैरान थी, खासकर से आशी के दोस्त। आशी की क्लास में जो अंग्रेज लड़कियां थी वह आशी को देखकर जलने लगी थी, क्योंकि युवान के पीछे ना जाने कितनी ही लड़कियां थी। इनफैक्ट उनमें से कई लड़कियों को युवान ने डेट कर रखा था, जो दिखने में शायद आशी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। युवान की बात सुनकर नताशा और कैथी आशी से बोले, आशी यह सब? आशी ने अपनी पकड़ अपनी किताबों पर कसते हुए बिना पीछे मुड़े अपने दोस्तों से कहा, चुपचाप चलो, और तेज कदमों के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गई। युवान उसके एटीट्यूड को देखकर मुस्कुराता रह गया और खुद से बोला, तुम बहुत जिद्दी हो क्यूटी, और मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी। बस अब सुबह का इंतजार है।
कहकर युवान मुस्कुराते हुए क्लासरूम से बाहर चला गया और क्लास की बाकी लड़कियां आशी और युवान को देखकर दांत भींचती रह गई। कॉलेज के बाहर आकर आशी के सभी दोस्त अथर्व, समर, नताशा, कैथी और जॉश सभी ने आशी से उसकी प्रॉब्लम पूछी और आशी ने उन्हें सारी बात बता दी। आशी की बात सुनकर सभी लोग परेशान थे, लेकिन तभी समर, जो अब तक उनकी बातों को सुन रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। आशी हैरानी से उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी उल्लू को देख रही है। समर को हंसता हुआ देखकर नताशा भी हंसने लगी, फिर कैथी, फिर जॉश और अब अथर्व भी। सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। सबके पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। लगभग 15 मिनट तक उन लोगों को हंसते हुए देख रही आशी को अब उसे गुस्सा आने लगा था। आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं? आशी ने मुंह बनाकर समर से कहा, अब तू अपना हंसना बंद कर, वरना तेरे मुंह पर एक पंच मारूंगी, दीवार में घुस जाएगा। तू हंस क्यों रहा है? पहले ये तो बता कि वह लड़का मुझे बार बार केटरिंग के लिए परेशान क्यों कर रहा है? पता नहीं क्यों बार बार मेरी है कर रहा है। अरे पागल, वो है और तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। आशी की बात सुनकर समर किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अरे पगलट, वह तुझे केटरिंग के लिए नहीं बोल रहा, उसे भी यह पागल ही मिली थी, उसकी आंखें खराब हो गई लगता है। तूने मुझे पागल कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? अगर वह मुझे केटरिंग के लिए नहीं बोल रहा है तो और फिर क्या बोल रहा है? आशी ने गुस्से में पूछा। तभी अथर्व ने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करके सभी को देखते हुए कहा, गाइस, ये हंसने वाली बात नहीं है। दिस इज सीरियस। आशी मासूम है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन हमें समझ में आ रहा है और आशी को समझाना जरूरी है। अथर्व की बात सुनकर सभी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और समर भी नॉर्मल हुआ। आशी ने अथर्व से पूछा, क्या समझाना है भैया? अथर्व ने आशी को बताया, आशी बच्चे, तू बहुत इनोसेंट है और दुनियादारी से बहुत दूर, बिल्कुल प्योर। शायद इसलिए क्योंकि तू अनाथ आश्रम से कभी बाहर नहीं निकली। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, युवान खन्ना बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रह। वह तेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। तू उसे जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है। अगर तू उसकी जिद बन गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वह मुझसे चाहता क्या है? आशी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो अथर्व ने कहा, वह तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों की हूं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएंगे और क्या, कम से कम दुश्मनी तो खत्म होगी। आशी ने मासूमियत से कहा। नहीं बच्चे, ये सब इतना भी सीधा नहीं है। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? यार समर, तुम लोगों ने अब तक इसे डिब्बे में बंद करके रखा था क्या? यह इतनी इनोसेंट क्यों है? अथर्व ने कहा। मुझसे मत पूछो, मेरे बाबा ने रखा था। वह इसे कहीं भी आने जाने नहीं देते थे, हर वक्त इसे अंदर ही रखते थे और इस पर नजर रखते थे। इसे एक खरोच भी आ जाए तो परेशान हो जाते थे, यहाँ तक कि यह बीमार भी होती तो हॉस्पिटल नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर घर आते थे। मैं तो खुद हैरान हूँ, अचानक बाबा ने इसे अनाथ आश्रम से आज़ाद करके अमेरिका कैसे भेज दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी डॉन की बेटी है, जिसे दुनिया से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। समर की बात सुनकर अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। वो परेशान था कि वह आशी को कैसे समझाएं कि आखिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं और युवान उससे क्या चाहता है। आशी की मासूमियत अथर्व को भी परेशान कर रही थी कि कहीं वह किसी गलत हाथ में लग जाए। एक शुद्ध हीरा जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और लुटेरे चारों तरफ से घूम रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी डॉन की बेटी है, जिसे दुनिया से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। समर की बात सुनकर अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। वो परेशान था कि वह आशी को कैसे समझाएं कि आखिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं और युवान उससे क्या चाहता है। आशी की मासूमियत अथर्व को भी परेशान कर रही थी कि कहीं वह किसी गलत हाथ में लग जाए। एक शुद्ध हीरा जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और लुटेरे चारों तरफ से घूम रहे हैं। अथर्व ने अपनी उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए कहा, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ भाई, कहकर नताशा ने आशी का मुंह अपनी तरफ घुमाया। आशी सुन, युवान से दूर रहना। वह कहेगा कि तुझसे दोस्ती करना चाहता है, तुझसे प्यार करता है या अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि वह तेरे साथ गलत करना चाहता है, इसीलिए उससे दूर रहना और अपनी बॉडी को उसे छूने मत देना प्लीज। ऑफ अब मैं इससे ज्यादा तुझे नहीं समझा सकती। नताशा की बात आशी ने बड़े ध्यान से सुना और अपने दोनों होठों को दबाकर नाक चढ़ाकर दम भरते हुए कहा, मैं समझ गई नताशा। वह मेरे साथ गलत करना चाहता है, मुझे छूना चाहता है और मुझे उससे दूर रहना है। आशी ने बहुत ही मासूमियत से सर झटकते हुए यह बातें कही और इतना कहकर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल गई। आशी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कैथी और जॉश ने अपना माथा पीट लिया। नताशा धीरे से अथर्व और समर की तरफ झुककर बोली, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की के साथ रहकर पागल हो जाऊंगी। क्या इसे हमारी बात समझ नहीं आई? तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ रहने वाला पागल ही होगा। हमें शायद इसे खुलकर बताना होगा, जो मेरे बस की तो नहीं है, समर ने कहा। और हमारे बस की भी नहीं है, सभी ने मिलकर कहा।
अब इसे वही इस दुनिया से रूबरू करा सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है जो इसे सच्चा प्यार करेगा। ना जाने वह कहाँ है, कहकर अथर्व आशी के लिए परेशान था। सभी उसके चेहरे पर परेशानी देख सकते थे। अथर्व जानता था युवान कितना खतरनाक है क्योंकि उसने अपनी माँ और पापा से पहले ही युवान के बारे में सब जान लिया था। आई थिंक अब वक्त आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे युवान के बारे में मॉम एंड डैड को सब बताना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे युवान से एक बार बात करनी होगी, अथर्व ने फिक्र जताते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ क्रिश अपनी माफिया डीलिंग के लिए फ्लोरिडा आया था। यहाँ उसे कुछ हथियारों की डील पक्की करनी थी। उसके साथ राका और लिंडा भी थे। तभी राका को किसी की कॉल आई। फोन पे बात करने के बाद राका ने क्रिश को बताया, किंग, हमारा जो माल आने वाला था अचानक एफबीआई की रेड पर जाने के कारण उसके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। वह दूसरे रास्ते से यहाँ आएगा और इसके लिए 24 घंटे का वक्त और लगेगा। ये सुनते ही क्रिश, जो सामने एक बड़े से ब्लैक लेदर सोफे पर बैठा था, ब्लैक शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले और शर्ट के बाजू उसके आम तक फोल्ड थे, एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा जिसे उसने अपने हाथों में लपेट रखा था। वो गुस्से से खड़ा होकर एक झटके में उस वाइन के ग्लास को नीचे पटकते हुए जोर से चिल्लाया, वॉट, अभी 24 घंटे और लगेंगे? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हूँ, 24 घंटे और नहीं रुक सकता। मुझे और भी जरूरी काम है। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पहले नहीं पता कि एफबीआई की रेड कहाँ पड़ने वाली है? मैं कुछ नहीं जानता, जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट करो। सॉरी किंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, कहकर राका वहां से निकल गया। क्रिश हॉल से निकलकर ऊपर एक कमरे में गया और वहां की बालकनी में खड़े होकर उसने किसी को कॉल किया और कहा, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में? दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया, यस किंग, यहाँ सब ठीक है, बट उस लड़की के घर पर उसके साथ कल रात एक लड़का आया था। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए क्योंकि वह अपने चेहरे पर मास्क पहनकर कैप लगाए हुए था, लेकिन वह रात भर वही रहा और सुबह निकल गया। उसके घर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, शायद वह लोग रात को पार्टी कर रहे थे। ये सुनते ही क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके आसपास का माहौल ठंडा होने लगा। उसने गुस्से में फोन कट करके अपने हाथों में लपेटे हुए आशी के दुपट्टे को देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, दिस इज नॉट डन फायरफ्लाई। मैं यहाँ इतनी बेचैनी में काम निपटा रहा हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। 5 दिन का काम मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया ताकि एक बार तुम्हें देख सकूं, लेकिन लगता है तुम मुझसे दूर रहकर काफी खुश हो, एंजॉय कर रही हो अपने मेल फ्रेंड के साथ। दिस इज नॉट फेयर। लगता है तुम पुरानी सजा भूल गई हो। बट यू डोंट वरी, मैं याद दिला दूंगा। आई एम कमिंग फायरफ्लाई, आई एम कमिंग। कहते हुए क्रिश तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला और अगले ही पल वह हॉल से होते हुए मेन गेट की तरफ निकल रहा था। तभी रास्ते में उसे राका मिला, जिसने उससे कहा, किंग, हमारा माल चौपर से 4 घंटे में आ जाएगा। बायस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वह बस आते होंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी राका, तुम इस डील को देख लेना, मुझे जरूरी काम है, मैं वापस कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। कहते हुए क्रिश जल्दी से कार के तरफ जाने लगा। क्या हुआ किंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है? राका ने परेशान होते हुए पूछा। सब ठीक है, बस मुझे जाना होगा। कहते हुए क्रिश जल्दी से कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा। तभी राका ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन किंग, ये डील बहुत जरूरी है और आपके बिना ये नहीं हो सकती। कुछ घंटे और रुक जाए, आप खुद जानते हैं ये कितनी बड़ी डील है और आपका यहाँ रहना कितना जरूरी है। राका, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा जाना जरूरी है। डील की सारी फॉर्मेलिटी तुम और लिंडा मिलकर देख लेना और जरूरत पड़े तो मैं तुम लोगों को वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर लूंगा। कहते हुए क्रिश कार में बैठ गया। लेकिन किंग, ऑनलाइन ये थोड़ा रिस्की होगा, हम लोग एफबीआई की नज़र में आ सकते हैं। इतनी बड़ी डील हम लोग ऑनलाइन कैसे करें? करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, राका ने परेशान होते हुए कहा। सो आई डोंट केयर, डील कैंसिल कर दो। मैं अब नहीं रुक सकता तो नहीं रुक सकता। तुमसे होता है तो करो वरना रहने दो। कहते हुए क्रिश ने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने रफ्तार पकड़कर गाड़ी भगाई। क्रिश को इस तरह हड़बड़ी में जाता हुआ देखकर राका हैरान था। राका ने अपने आप से कहा, ये किंग इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए? राका ने लिंडा को कॉल करके क्रिश के शेड्यूल के बारे में पूछा तो लिंडा ने बताया, क्रिश का इस हथियार डील के अलावा अगले 3 दिन तक कोई प्लान नहीं है। राका ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और अपने आप से बोला, किंग का कोई काम नहीं है तो वह इतने गुस्से में कहाँ गए? राका ने अपने इन्फॉर्मर को कॉल किया और उसे सारी बात पता चल गई। कॉल रखने के बाद राका ने मुस्कुराकर खुद से कहा, टर्मरिक गर्ल, लगता है उसने मेरे किंग के जख्मी दिल पर मरहम लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन किंग जितने गुस्से में यहाँ से निकले हैं, मुझे डर है कहीं वह अपने मरहम लगाने वाली को ही घायल ना कर दें। ओह, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। किंग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जब से आए हैं 1 मिनट के लिए भी उस कपड़े के टुकड़े को खुद से दूर नहीं किया है और ना ही उसे वॉश करने देते हैं। तो वह उस लड़की को कुछ हार्म कैसे होने दे सकते हैं? उस लड़की का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है।
जिसे वह कितनी भी छुपाने की कोशिश करें छुपा नहीं पाते और उसे नुकसान पहुंचने की बात सुनकर चेहरे पर खौफ छा जाता है। इतना कि मुझे भी डर लगने लगे। खैर, उनका मामला है, वह समझे। मुझे अपने काम से काम रखना है, कहकर राका अपने काम में लग जाता है। इधर क्रिश अपने चॉपर में बैठकर वापस कैलिफोर्निया के लिए निकल चुका था। रास्ते भर उसके हाथों में आशी का दुपट्टा और चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों में दुनिया भर के सवाल और गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह गुस्से में उस दुपट्टे को अपने हाथों में और सख्त तरीके से पकड़ते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ फायरफ्लाई, मुझसे दूर रहकर तुम बहुत खुश होना, अब तुम्हें भी मेरी तड़प का अंदाजा होगा। इधर दूसरी तरफ युवान खन्ना एक फेमस बार एंड नाइट क्लब में था, जहां चारों तरफ म्यूजिक की धुन पर लड़के झूम रहे थे और लड़कियां ना के बराबर कपड़ों में डांस कर रही थी। डांस फ्लोर पर उनके कदम ऐसे थिरक रहे थे जैसे वह अपने बस में ही ना हो। और युवान अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर एक लड़की की कमर में हाथ डालकर यूं ही डांस कर रहा था। वह लड़की भी पूरी मस्ती के साथ युवान के हर बॉडी पार्ट को टच करते हुए वन पीस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी डांस कर रही थी। तभी अथर्व समर के साथ उस नाइट क्लब में आया और बार काउंटर पर बैठकर एक कॉकटेल ऑर्डर की। अथर्व और समर ड्रिंक लेते हुए अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नज़र युवान पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ डांस करता हुआ उसे जगह जगह छूकर फील कर रहा था। युवान और उस लड़की के बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था, बल्कि हद से ज़्यादा नज़दीकियां थी। युवान ने अपने हाथ में जो ड्रिंक ले रखी थी वह बार बार उस लड़की के गले और कांधे पर डालकर उसे सक कर रहा था और वह लड़की भी आंखें बंद करके युवान के सक करते होंठों को अपने बदन पर फील कर रही थी। उन दोनों की नज़दीकियां और ये हरकतें देखकर ही समर सर घूमने लगा। वह मुंह बनाते हुए अथर्व से बोला कि यह युवान खन्ना कितना घटिया इंसान है। वहाँ पूरे कॉलेज के सामने मेरी आशु को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करता है और यहाँ ये घटिया हरकतें। तुम सही कह रहे थे अथर्व, ये सचमुच घटिया इंसान है और मेरी आशु के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। समर की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र युवान को देखकर अथर्व से कहा, मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज यहाँ इससे बात करने आया हूँ। ये किसी भी एंगल से आशी के लायक नहीं है, एक नंबर का अयाश और आवारा लड़का है। लड़कियां इसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ है और अपने बाप के पैसों का गुरूर और पावर इसे ये सब करने के लिए उकसाता है। तभी वह लोग देखते हैं युवान उस लड़की की कमर में हाथ डालकर प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। तुरंत अथर्व और समर युवान को आवाज देते हुए बोले, युवान खन्ना, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवान अपने सामने अथर्व और समर को देखकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, अथर्व प्रताप सिंघानिया, कैसे हो तुम? जब से आया हूं तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जहां तक मैं जानता हूं तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे सामने भी नहीं आना चाहते, तो फिर आज अचानक? वेल, मैं फिलहाल एंजॉय करने के मूड में हूं और तुमसे फालतू बात करने का टाइम नहीं है, जाओ और तुम भी एंजॉय करो। ये कहते हुए युवान के चेहरे पर दुनिया भर का गुरूर था। वह अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाता है, तभी अथर्व ने शांत लहजे में कहा, मुझे आशी के बारे में बात करनी है। ये सुनते ही युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी, हम लोग बाद में एंजॉय करेंगे, तब तक तुम जाओ और कहीं और मुंह मारो। युवान की बात सुनकर वह लड़की चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान लेकर वहां से चली जाती है। अथर्व और समर हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इतने घटिया शब्द। खैर, युवान ने अथर्व से कहा, कहो क्या बात करनी है? तुम आशी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, वह बहुत इनोसेंट है, तुम्हारी इन सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और उन चीप लड़कियों की तरह नहीं, प्लीज उससे दूर रहो। अथर्व ने कहा, ओह, तो तुम उसकी तरफदारी करने आए हो? वैसे लगते क्या हो तुम उसके? खैर, चाहे जो भी लगते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं उस लड़की में इंटरेस्टेड हूँ और इसलिए अब तुम्हें पीछे हटना होगा। वैसे तुमने सही कहा, वह बहुत इनोसेंट है और उसकी यही इनोसेंस मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने आज तक उसके जैसी इनोसेंट प्योर हार्टेड लड़की नहीं देखी। बिल्कुल टिपिकल इंडियन गर्ल। तुम्हें पता है, आज तक मुझे एक भी इंडियन लड़कियां पसंद नहीं आई है, लेकिन वो सबसे अलग है और इसलिए मुझे वो पसंद आ रही है। एंड यू डोंट वरी, मैं उसे इन लड़कियों की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सब तो बस मेरे वन नाइट स्टैंड के लिए है, उसे मैं कम से कम 1 महीना तो यूज़ करूंगा ही करूंगा। उसे मैं आराम से नोच नोच के खाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए तो रख लेना। युवान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। ये घटिया बात सुनते ही अथर्व और समर के चेहरे के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा घिन भरे और गुस्से वाले हो जाते हैं। अथर्व खुद को संभाल नहीं पाता और गुस्से में युवान का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात करने की? तू उसे इन घटिया लड़कियों की तरह समझ रहा है, उसे इस्तेमाल करना चाहता है। युवान खन्ना, तूने गलत लड़की पर नजर डाला है। वह मेरे लिए मेरी बहन के जैसी है और मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू उससे दूर रह, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तेरी और मेरी फैमिली का कोई रिश्ता भी है।
अथर्व का हाथ अपने गिरेबान पर देखकर युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अथर्व का हाथ पकड़कर कहता है, हाथ नीचे कर वरना ये हाथ टूटने में वक्त नहीं लगेगा। तेरा और मेरी फैमिली का सिर्फ एक ही रिश्ता है और वह है दुश्मनी का, और जहां तक मैं जानता हूं वह लड़की तेरी कुछ नहीं लगती, तो इस मामले में मत पड़। क्यों एक अनजान लड़की के लिए एक बार फिर मुझसे दुश्मनी लेने पर तुला है? तू अच्छी तरह से जानता है मुझे जो लड़की पसंद आ जाती है वह मुझे चाहिए ही चाहिए, और उस लड़की में तो मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। शुक्र मना कि मेरी नज़र तेरी बहन नताशा पर नहीं है, वैसे वह भी बहुत खूबसूरत है। पर वह क्या है ना, मेरा अब खूबसूरत लड़कियों से दिल भर गया है। आजकल मुझे क्यूटनेस पसंद आ रही है भैया, आखिर लाइफ में कुछ फ्लेवर भी तो होना चाहिए। कब तक मीठा खाते रहेंगे, कुछ सॉल्टी भी तो होना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे उसकी तरफ कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? कि वह हद से ज़्यादा इनोसेंट है, अनछुई है, और एक बार में मेरी बात मानती ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे पलट कर भी नहीं देखती। साला यही बात मुझे उसके लिए चैलेंजिंग लगती है। बट यू डोंट वरी, मैं जिस दिन इस चैलेंज को जीत जाऊंगा उस दिन वह फ्री है। युवान के मुंह से ये सब बातें और नताशा का नाम सुनकर अथर्व का पारा हाई हो चुका था। वह एक पंच युवान को मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, खबरदार जो मेरी दोनों बहनों के करीब भी आया। अभी उनका भाई जिंदा है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी बहनों का नाम लेगा। एक बात याद रख युवान खन्ना, भले ही तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरा बाप कितने भी पैसे वाला और पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरी गंदी नज़र मेरी आशी और नताशा पर पड़ी तो याद रखना उनका भाई अथर्व प्रताप सिंघानिया जिंदा है। उन तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। आशी ने मुझे भाई कहा है, और हमारे हिंदुस्तान में बहन के लिए भाई चट्टान की वह मजबूत दीवार है कि बहन को छूने से पहले हवा तक को इस चट्टान से टकराना पड़ता है। मेरे होते हुए ना तू मेरी आशी तक पहुंच सकता है और ना मेरी नताशा तक। मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मॉम डैड ने मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मना किया था, लेकिन बात अगर मेरी बहनों पर आएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। युवान खन्ना, जो अथर्व के पंच से अब तक हैरान था, उसके होठों से खून निकल रहा था। वह अथर्व की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अथर्व प्रताप सिंघानिया, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है मुझ पर हाथ उठाकर। अब तो मुझे वह लड़की चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। बहुत जल्द वह लड़की मेरे करीब होगी, मेरे नीचे मेरे बिस्तर में होगी, और मैं अपने हाथों से उसकी मासूमियत छीनूंगा। देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तुझे जो करना है कर ले। कहकर युवान खन्ना गुस्से में वहां से चला जाता है और अपनी फरेरी में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद भी उसकी घटिया बातें अथर्व और समर के कानों में गूंज रही थी और वो दोनों गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। अब समर को आशी की और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। क्या आशी पर एक और मुसीबत आने वाली है? क्या करेगा युवान आशी के साथ? जानने के लिए पढ़िए मेरा सया साइको, सिर्फ राज स्टोरी स्टूडियो पर।